आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवाने वाले हैं जिन्होंने एक्चुअल ग्राउंड वर्क किया है। जैन शासन मेरा है और मैं जैन शासन के लिए कुछ करके जाऊंगा। जो सोसाइटी है हमारी आजू बाजू की, जो सोशल मीडिया है, और तीसरी जो स्कूल है, ओनली मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड का झंडा लहराया जा रहा है। जो ड्रग्स, जो ड्रिंक्स, ये सोशल मीडिया में जो पोर्नोग्राफी, चरित्रहीनता, ये सब कुछ जो हो रहा है, अगर नई पीढ़ी को पूरे भारतवर्ष की, पूरे विश्व की बचानी है तो ये डिजिटल पाठशाला चाहिए और चाहिए। जो पाठशाला के टीचर्स हैं और जो संघ के ट्रस्टी हैं, उनको ये करने में दिक्कत क्या है? शिक्षण के दूध में संस्करण की शक्कर अगर डालो तो वो शिक्षण आपको टॉप पे लेके जाएगा। और भी हम कहते हैं कि देखो देखो कौन आया, जिन शासन का शेर आया। जो विजन पूज्य चंद्रशेखर विजय जी महाराज ने देखा था वो पूरा होते हुए धीरे धीरे हम देख रहे हैं। वो हमारे राम भी थे, हनुमान भी थे और हम वानर सेना थे, तो हमने उनके साथ बहुत काम किया। प्रणाम। डिजिटल जैन पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवाने वाले हैं जिन्होंने एक्चुअल ग्राउंड वर्क किया है। कई बार ऐसा होता है कि हम सोशल मीडिया पर मैसेजेस देखकर उन्हें फॉरवर्ड कर देते हैं और ये सोचते हैं कि चलो अपना काम हो गया, लेकिन काम ऐसे नहीं होते हैं। काम ग्राउंड पर जाकर होते हैं। ग्राउंड वर्क जो करता है, उनका जो एक्सपीरियंस है वो जानकर हमें पता चलेगा कि एक्चुअल में ग्राउंड वर्क कैसे किया जाता है। तो आज सुनील भाई छेड़ा, जो वर्धमान संस्कार धाम के ट्रस्टी हैं, जिन्होंने पूज्य चंद्रशेखर विजय जी महाराज के साथ रहकर काफी कुछ काम किए हैं, आज उन्हीं की प्रेरणा से वो आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे सुनील भाई छेड़ा, मुंबई के रहवासी, आज हमारे साथ काफी कुछ बातें करेंगे। आज लगभग पहली बार वो इस तरह से अपीयर होकर सारी कुछ बातें बताने वाले हैं। डिजिटल जैन पाठशाला के इस प्लेटफॉर्म से वर्धमान संस्कार धाम की सारी एक्टिविटीज जानने का प्रयास करेंगे। सुनील भाई छेड़ा, प्रणाम। स्वागत है आपका डिजिटल जैन पाठशाला के प्लेटफॉर्म पर। हम बाकी की तो चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में जानना चाहते हैं कि आपकी शुरुआत कैसे हुई, धर्म में आप कैसे जुड़े और यहाँ तक का आपका सफर, उसमें कौन मेन निमित्त बना, किस तरह से आपकी ये पूरी यात्रा यहाँ तक पहुंची है, हमें प्लीज बताइए। 1987 पूज्यपाद गुरुदेव चंद्रशेखर विजय जी महाराजा, जो पूरे गुजरात में बहुत बड़ा दुष्काल पड़ा था, अकाल पड़ा था 3 साल का, और सभी पशु मर रहे थे, तो वो सभी पशु को बचाने के लिए वो बम्बई आए थे। और उस टाइम पे उन्होंने 3.5 करोड़ रुपये का फंड किया था। आज शायद वो 100 करोड़ के भी ऊपर हो सकता है। और पूरे गुजरात के सभी जीवों को उन्होंने जीवतदान, अभयदान दिया था। उस टाइम उनका चातुर्मास सांता क्रूज में था, तभी सिर्फ युवानों की शिविर करते थे, नो लेडीज। और ऐसी शिविर होती थी कि लोग दौड़ते थे। वो शिविर का पास मुझे भी मिल गया और वो सांता क्रूज की एक शिविर में मैं पहुंच गया, और बस वो फर्स्ट प्रवचन उनका, और वो 1 ही घंटे में मेरी लाइफ टर्न हुई। और फिर उनके साथ धर्म में जुड़ा, धर्म के साथ उनकी जो संस्था थी वर्धमान संस्कार धाम, उसके अंदर जुड़ा, और उनकी प्रेरणा से तब से लेके आज तक 1987 से 2023 36 साल से उनकी कृपा से और उनके मार्गदर्शन के, उनकी सब बातों से ही मैं पूरा जैन शासन में जो भी हम कार्य कर सकते हैं वो उन्हीं की लेवल से, उनकी कृपा मार्गदर्शन से ही कर रहे हैं। अगर मैं ऐसा पूछूं, और भी हम कहते हैं कि देखो देखो कौन आया, जिन शासन का शेर आया, ये लाइन बोलते ही सबके दिमाग में एक ही छवि आती है, मुझे पास चंद्रशेखर विजय जी महाराज से। तो आपने तो उनको करीब से देखा है, जाना है, स्पर्श किया है। उनका वर्किंग स्टाइल कैसा रहता था? उनका वर्किंग स्टाइल आज भी मैं हर बार बोलता हूँ, वो गुजराती में बोलते थे, जे काम करवू ते विचारीने करवू, तरत करवू, जाते करवू, सरस करवू, पूरू करवू। बस आप काम करो,
काम करो, आप काम हरि बनो। जैन शासन में बहुत सारे ऐसे क्षेत्र है कि जहां कार्य करने से वो शासन आगे चलेगा, तो वही उनकी वर्किंग स्टाइल थी। वो कभी भी बैठे नहीं थे और बैठने देते नहीं थे। आज भी हमको बैठने नहीं देते, भले वो ऊपर चले गए, लेकिन वहां से भी वो भगाते हैं, भाग सुनील और काम करना है तुझे, और हम आज भी काम करते हैं। उनका ऐसा देखे, जब हम देखते हैं और सब सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि महात्मा बहुत स्ट्रिक्ट रहे होंगे, आपने तो उनको करीब से जाना है, तो एक्चुअल में उनका नेचर कैसा था? वो स्ट्रिक्ट तो थे, स्ट्रांग भी थे, लेकिन बोला जाए ना तो वो करुणा सागर थे, करुणा के अवतार थे। 3.5 करोड़ रुवाटा में उनके पास करुणा थी। वो ऐसे बोलते थे कि जैसे अपने शरीर में 3.5 करोड़ रुवाटे हैं, हर रुवाटे में मेरे को जैसे विच्छी डंक देता है, ऐसी पीड़ा मुझे ये शासन की दुर्दशा होते हुए लगती है। कोई भी कहीं भी कुछ अपराध हो रहा है, जीवों के प्रति कत्ल हो रही है, साधर्मिकों प्रति पीड़ा हो रही है, तो उनका वो सोचते बाद में थे, पहले कूदते थे और हमको भी कूदा देते थे कि भाई चलो। वो हमारे राम भी थे, हनुमान भी थे और हम वानर सेना थे, तो हमने उनके साथ बहुत काम किया। एक एग्जाम्पल दूं, जब भारत में 56,000 कत्ल खाने खुलने वाले थे और उन्होंने ललकार कर दी कि मैं दिल्ली आऊंगा और लाल किले पे आके मैं मेरा आत्मदहन करूंगा, और हम सब चिंतातुर हो गए कि ये दिल्ली के सामने पड़ना कोई छोटी बात नहीं है, ये अहमदाबाद गुजरात में बैठे हैं, लेकिन उन्होंने तो बोल दिया और हम फिर काम पे लगे। उन्होंने मुझे मुंबई का उस टाइम पे जिम्मा सौंपा था और मैं पर्यूषण के टाइम पे हर दिन 4-4, 5-5 संघों में जाके सभा करता था, और इतनी खुशी थी कि आज गुरुदेव अगर वो 56,000 कत्ल खाने खुल जाते तो ये राष्ट्र पूरा हिंसा हिंसा हिंसा, कत्ल के सिवा कुछ होता नहीं था। और उस टाइम पे उनके साथ जुड़ के हमारी संस्था ने इतना काम किया, और हमें खुशी है कि वर्धमान संस्कार धाम की उसी टाइम स्थापना हुई थी और उन्होंने ऐसा परम मंगल करवाया कि वो 56,000 कत्ल खाना उनकी ललकार से, उनकी मेहनत से बंद हुए। उसमें छोटे से उपयोगी हम उनको बन पाए थे। ये ऐसे थे। हमने बहुत सारे काम किए, जो भी काम जैन संघ में नहीं होते थे, ऐसे क्रांतिकारी विचार और क्रांतिकारी सोच, और जो बिछड़ित है, जो पीड़ित है, जो तकलीफ में है, उन तक आप पहुंचो, यही उनकी बात रहती थी। ये वर्धमान संस्कार धाम की स्थापना किस तरह से हुई, थोड़ा डिटेल में दे सकते हैं? वर्धमान संस्कार धाम की स्थापना 2001, उसमें गुरुदेव ने मलाड में उसकी स्थापना की थी और हम लोगों को जोड़ा था। वर्धमान संस्कार धाम की मेन हेड ऑफिस आज ओपेरा हाउस मुंबई में है, और विरार, भाईंदर, मीरा रोड, बोरीवली, कांदीवली, मलाड, अंधेरी, पारला, सेंट्रल लाइन में भिवंडी, डोंबिवली, मुलुंड, घाटकोपर में 3 जगह पे ऐसे हमारे सेंटर हैं, और ये सारी एक्टिविटी जैन शासन की उसके द्वारा हम करते हैं। क्या कुछ एक्टिविटीज उसमें होती है, थोड़ा हमें रफली बता सकते हैं? बहुत जैन शासन की सारी एक्टिविटी है, जैसे कि जीव दया का कार्य है, साधर्मिक भक्ति की आवास योजना बनानी हो, अनुकंपा के कार्य, महावीर खिचड़ीगर जिन इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था जो, और आदिवासी बच्चों जो एकदम तकलीफ में पीड़ित हैं उनको कैसे अपलिफ्ट करना। फिर संस्करण की एक्टिविटी है, चोवियार हाउस है, आमिल भवन है, वैयावच धाम है, पर्यूषण कराने के लिए युवान और हमारे तपोवनी बच्चे जाएं, जहां साधु साध्वी भगवंत नहीं होते हैं, तो पूरे वर्ल्ड में हम जाते हैं। अभी कोविड के टाइम पे जो उनको सबसे प्रिय था साधर्मिक, तो हमने 7,000 साधर्मिकों की 10 करोड़ रुपये से साधर्मिक भक्ति की थी। ऐसे आप जो भी कार्य पूछोगे तो गुरुदेव और वर्धमान संस्कार धाम उसमें है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात बताऊं कि हम इवेंट बेस्ड काम नहीं करते हैं, हम 24/7 360 डेज जवाबदारी लेके काम करते हैं। इतना सारा जो मैंने बोला, शायद
जैन शासन में वर्तमान संस्कार धाम जैसी ऐसी एक संस्था होगी कि जिसका ऑफिशियल 1000 तो स्टाफ है। 1000 स्टाफ है। हाँ, पर आप इस संस्कार दल से कब जुड़े? संस्कार मैं गुरुदेव से जुड़ा तब से 1987 से। ओके। और उस टाइम से आप ट्रस्टी पद पर? उस टाइम पे पहले संस्था का नाम वर्तमान संस्कृति धाम था, उसमें मैं ट्रस्टी नहीं था। बाद में उन्होंने वर्तमान संस्कृति धाम को नवसारी तपोवन के लिए रखा और मुंबई और सारी एक्टिविटी के लिए वर्तमान संस्कार धाम जो बनाया, उसमें मैं ट्रस्टी 2001 से जुड़ा। पहले मैं 1987 से 2000 तक कार्यकर था, बाद में गुरुदेव की कृपा से उन्होंने ट्रस्टी बनाया, लेकिन आज तक मैंने कहीं बोला नहीं है कि मैं ट्रस्टी हूं। आपको पहली बार बोल रहा हूं, हम सभी कार्यकर है, हमारे एक ही वडील है। जैसे एक ही गुरुदेव थे, ऐसे एक ही हमारे योगेश भाई शाह पूरे वर्तमान संस्कार धाम का संचालन, हैंडलिंग, सर्वे सर्वा, कैप्टन, जो बोलो वो हमारे इंजन वही है। हम सब उनके नीचे कार्य करें और ये सब कार्य करते हैं। मैं सच बोलूँ ना सुनील भाई, तो ऐसा होता है कि आपको भी तो पता ही होगा कि ग्राउंड रियलिटी लोगों को है ना, जब हम ट्रस्टी बोलते हैं ना तो दिमाग में सीधा नेगेटिव थॉट से आ जाता है, ट्रस्टी मतलब यस। लेकिन जब आपसे बात हो रही है तो काफी कुछ क्लैरिटी भी मिल रही है कि एक ट्रस्टी के पद पर व्यक्ति कितना सुंदर कार्य कर सकता है, वो हम आगे देखेंगे भी। लेकिन जो निस्पृहता है वो कई बार ऐसा होता है कि लोग शायद ऑब्जर्व नहीं करते और सीधा स्टेटमेंट दे देते हैं। अगर ऐसी संस्थाओं के ऐसे ट्रस्टी सब जगह होने लग जाए तो मुझे लगता है शासन का भविष्य बहुत बहुत उज्जवल हो सकता है। हम एक एक एक्टिविटी में जाते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम जेल दिया। मुझे ऐसा किसी ने बताया था, हमारे तो सौभाग्य में नहीं था कि हम मुझे चंद्रशेखर विजय साहब को देख पाए, लेकिन हाँ उनकी बातें बहुत सुनी। ऐसा सुनने में आया कि करुणा कूट कूट के भरी हुई थी और उनको लगे कि जानवरों को कोई तकलीफ है, जैसे आपने बताया कि कूदते पहले थे बाद में सोचते थे, तो मतलब कितनी करुणा अंदर रही होगी। तो ये इनसे प्रेरणा पाकर जो वर्धमान संस्कार धाम है उसने जीत दिया कि क्या कुछ एक्टिविटीज की है, थोड़ा हमें डिटेल में बताइए। देवनार कत्ल खाना मैं आज से 35 साल पहले देखने गया था। वो देवनार कत्ल खाना में उस टाइम पे जीव, आज भी हम जो जीव बचाते हैं और जो ट्रक पकड़ते हैं वो ट्रक में जैसे घोड़ी भरते हैं, पशु रखते वैसे नहीं, उनको अलाउड है 8 पशु तो वो 50 भरेंगे, गेटे बकरे अगर 30 अलाउड है तो वो 300 भरेंगे। तो आप सोचो कि किस तरह से वो भरते होंगे। और अंदर ही अंदर वो पशु के पैर टूट जाते हैं, पासड़ी टूट जाती है, आंख टूट जाती है, सिंगड़े टूट जाते हैं और वो ऐसे उनका मतलब कि यूरिन निकल जाता है। इतनी वेदना से तो वो पहुंचते हैं। और उस टाइम पे तो हमने देखा कि फिट फॉर स्लॉटर का सर्टिफिकेट लेने के लिए पशु की आंख में मर्चे की भुक्की डालते थे, पशु की आंख को खिल्ला मार के तोड़ते थे, सिंगड़ा तोड़ते थे, पैर को छरा मारते थे कि ये देखो पशु फिट फॉर स्लॉटर है, ये पशु कोई खेती लायक नहीं है, इसलिए हम लाए हैं। और वेटरनरी डॉक्टर से वो सर्टिफिकेट लेते थे। इस तरह से पशुओं की जो कत्ल देखी और दिल में था कि अपने को कुछ जीव दया का कार्य करना है। और हमारे जो लोकल कार्यकर हैं वो ऐसे जीव बचाते हैं। वो जीवों को बचा के वो ट्रक को पुलिस स्टेशन लेके जाते हैं, वहाँ FIR होती है, पशु का पोजीशन अपने को मिलता है और हमारी पूरी लीगल टीम है। जो लीगल टीम ये सारे केसेस जो पशु हमने बचाए, जो पशु हमने पकड़े, उसके केसेस चलते हैं। अब तक ऐसे 1200 केसेस हम लड़े हैं और लड़ रहे हैं। 1200 केसेस और ऐसी गुजरात और महाराष्ट्र की मिलके मोर देन 75 पांजरापोल वहां के लोकल कार्यकर्ता इसमें जुड़े हुए हैं। आपको एक आश्चर्य होगा, एक्चुअल नॉट इन पेपर, एक्चुअल 2,36,000
26,000 जीव ये 17 सालों में 2023 तक वर्धमान संस्कार धाम ने एक भी पैसा कसाई को दिए बिना कत्ल खाने से बचाए हैं, उसको पांजरापोल में संभाला है। और वो पांजरापोल को लास्ट 4 साल से हम 10 करोड़ रुपया एवरी ईयर उनको पहुंचाते हैं। और इनकी कृपा से जैन संघ हमको ये 10 करोड़, ये टाइम उनकी 12वीं पुण्यतिथि थी, कुछ ऐसे था नहीं, कुदरती 12 करोड़ रुपया जीवदया में जैन संघ ने दिए 12वीं पुण्यतिथि के निमित्त। और इतने सारे जीवों को हमने अभी तक अभयदान दिया है। जीवदया के क्षेत्र में मुंबई में हम 6 एम्बुलेंस चलाते हैं। घाटकोपर सेंटर के वहाँ से उसका पूरा हैंडलिंग होता है। सेंट्रल सबब है हमारा भाईखला, वहाँ से लेके मुलुंड, वहाँ तक कोई भी एनिमल, कोई भी बर्ड्स अगर इंजर्ड होता है तो हमको कॉल आ जाता है और वो हमारी एम्बुलेंस जाती है, वो स्पॉट पे उनकी फ्री ऑफ कॉस्ट उसकी पूरी ट्रीटमेंट करते हैं, जितना दिन करना पड़े वो करते हैं। और अप्रोक्सीमेटली साल में मोर देन 25,000 ऐसे एनिमल और बर्ड इंजर्ड की हम ट्रीटमेंट करके बचाते हैं। ये तो बहुत बड़ा डेटा है। एक है ना, सोशल मीडिया पर ऐसी कई बातें चलती है। मैं थोड़ा सोशल मीडिया में एक्टिव रहता हूँ तो आपको क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, कई लोगों की जिज्ञासाओं का समाधान भी शायद हो जाएगा। ऐसा है कि आप जीवों को बचाते हो, कसाई को पैसा देकर बचाते हो और फिर आप गलियों में छोड़ देते हो, आके वो जाता फिर कसाई के पास ही है। तो व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ सेविंग एनिमल? मतलब एक लॉजिकल क्वेश्चन भी है और जो ग्राउंड में काम नहीं करता है तो उनके दिमाग में चलता रहता है। तो ये जो संस्था जिसमें आप जुड़े हुए वर्धमान संस्कार धाम, ये भी इसी तरह से काम करती है? मैंने पहले तो बताया कि इसी तरह से हम काम करते नहीं। और गुरुदेव खुद बोलते थे कि अगर आप पशु खरीदोगे तो वो पैसे से वो 2-3 खरीदेगा, तो वो कहाँ की जीवदया हुई? तो वो तो हमने कभी की ही नहीं है। हम तो जान जोखम में डाल के हमारे जो लोकल कार्यकर्ता हैं वो जीवों को बचाते हैं, उसी को हम पांजरापोल में लाइफ टाइम संभालते हैं। उसमें भी योगदान हमारा तो थोड़ा है, वो पांजरापोल पूजनीय है कि जो ऐसे जीवों को लाइफ टाइम संभालने का प्रॉमिस देती है। हम तो उनको क्या देते हैं, साल में एक बार मतलब 4,000 रुपया हम एक जीव का बचाने का लेते हैं, वो पांजरापोल तक देते हैं, लेकिन उनको तो उससे ज़्यादा निभाव खर्च आता है। तो मेरी तो पूरे जैन संघ और जीवदया प्रेमियों से रिक्वेस्ट है कि जो ऐसी पांजरापोल है, जो ऐसे जीवों को बचाने का काम करती है, रखने का काम करती है, कोर्ट में लड़ने का काम करती है, वो सारे पांजरापोल को भी आप एक्स्ट्रा फंड भेजो। अगर मैं ऐसा पूछूं कि अगर मुझे जानना हो, चलिए आपने प्रेरणा तो की, लेकिन अगर मुझे जानना हो कि ऐसी पांजरापोल कहाँ पर है, तो ऐसा कोई डेटा है अपने पास? पूरा डेटा है हमारे गुजरात में, वापी में, राजपुर, डीसा, ऐसी बहुत सारी गुजरात के जो नेटवर्क है हमारा, वो पांजरापोल है। जैसे महाराष्ट्र में संगमनेर है, मालेगांव है, धुलिया है, नागपुर है, यवतमाल है, नांदेड़ है। ऐसी महाराष्ट्र तो हमने 2016 से डेवलप किया, जहाँ जीवदया का ज़्यादा था ही नहीं। और इतनी सारी पांजरापोलों और वहाँ के कार्यकर्ताओं को हमने जोड़ा। अब भी लास्ट 3 मंथ्स पहले नांदेड़ में एक शेखर नाम का हमारा कार्यकर्ता लोकल, जो यंग था, शादी भी नहीं हुई थी, वो जीव बचाते बचाते शहीद हो गया। ये कार्य इतना गंभीर है कि आप सोच नहीं सकते हो। ऐसी महाराष्ट्र में हम सारी पांजरापोलों से जुड़े हुए हैं। एक भंडारा करके चंद्रपुर नक्सलाइट एरिया है, वहाँ महक करके 31 इयर्स की लड़की है, लड़की वहां से जो पशु स्मगल होते हैं ना, वो बचाती है और उनको सपोर्ट वर्धमान संस्कार धाम करता है। मैं आपको सिंपल समझाता हूँ। पहले रहता है जो जान के जोखम पे बचाने वाले कार्यकर्ता, माने मसल पावर है एक। दूसरा, वो जो जीव बचते हैं उनको कोर्ट में जीताने वाले केसेस, वो माइंड पावर मतलब वकीलों की टीम है। तीसरा, जो वो पशुओं को संभालते हैं लाइफ टाइम के लिए, उनको साता देते हैं, घास चारा पानी देते हैं, शेल्टर देते हैं, वो पांजरापोल इस मैनेजमेंट पावर। ये तीनों पावर अलग है, उसमें हम कहीं नहीं है। मैनेजमेंट पावर अपना काम करता है, माइंड पावर अपना काम करता है और तीसरा मसल पावर अपना काम करता है। लेकिन ये तीनों का ब्रिज आप भी समझ सकते हो कि ये तीनों में एक चीज पेट्रोल, जो मनी पावर है, वो मनी पावर वर्धमान संस्कार धाम है।
और ये जैन संघ हर साल 10-12 करोड़ रुपया जो हमें देता है, हम पैसा पैसा वो जीव दया प्रेमियों का इस तरह से सुचारू संचालन करके जीव दया के कार्य में लगाते हैं। अगर किसी को इसमें जुड़ना हो, हाँ, जैसे माइंड पावर में जुड़ना हो, कई ऐसे हमको मैसेजेस आते हैं कि हम वकील हैं, हम किसी उपयोग में आ सके तो, या फिर आपने कहा कि मसल पावर है, कोई कार्य करता है जो जुड़ना चाहता है, बाकी मैनेजमेंट पावर कोई जुड़ना चाहता है, तो इनके लिए कोई कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन या ऐसा कोई संपर्क व्यवस्था है कि अगर वो जुड़ना चाहे तो कहाँ आकर संपर्क करे? ये तीनों जो है हमारे ऐसे 3 कार्यकर्ता हैं। एक हमारे राजू भाई वैयावच है, जिनका नंबर है 9321131610। दूसरे हमारे जेपी भाई हैं, जिनका नंबर है 9892492924। मेरे को शायद उसमें आगे पीछे हो सकता है, इन दोनों का नंबर मेरे को मुंह पे रहता है तो मैंने बता दिया। कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन स्क्रीन पर फ्लैश कर दे। और तीसरे हमारे हैं अंकित भाई। ये तीनों जन का नंबर आप दे सकते हो, और ये तीनों लोग उनका कांटेक्ट करें तो वो हमारे नेटवर्क में उनको भी जोड़ेंगे। क्योंकि जब आपने बताया तो मुझे ऐसा ख्याल आया कि अगर सारी लीगल टीम्स का अगर अच्छे से नेटवर्क हो जाए तो जैसा आप कह रहे हैं 1200 केसेस वो कोई छोटी संख्या नहीं है। 1200 केसेस बहुत बड़ी संख्या है, और इसमें तो कितना लीगल टीम का एनर्जी जाता होगा, टाइम जाता होगा, कितना माइंड जाता होगा। तो अगर बड़ा नेटवर्क बन जाए तो बहुत अच्छा काम हो सकता है। तो जीव दया के क्षेत्र में आपने जो जो चीज़ें बताई, मतलब सोचने पर मजबूर कर दे ऐसी चीज़ें हैं। हम जो घर पर बैठकर एसी में मोबाइल में 2 मैसेज लिखना बहुत आसान है, लेकिन ग्राउंड पर जाकर इस तरह से पशुओं को बचाने के बाद उनका इलाज करना, लीगली जीतना और फिर उनको लाइफ टाइम मैनेज करना, मतलब बहुत बहुत मुश्किल कार्य। हैट्स ऑफ, जो भी ये कार्य कर रहे हैं उनको धन्यवाद अंतर्मन से अनुमोदना है। लेकिन आपको बताऊं, ये करुणा के एवरेस्ट थे, ये करुणा के महासागर थे, ये करुणा के जीवंत मूर्ति थे, और ये ऊपर जाके बैठने वालों में से नहीं है। तो इनकी करुणा हमारे में आती है। हम तो ठीक है, वो चाबी के खिलौने बोलते हैं ना, टॉयज है, वो रिमोट तो वहाँ से ही चलता है, और ये सारा इतना नेटवर्क यही चलाते हैं। हम ठीक है यहाँ कर लेते हैं, लेकिन उसमें कोई झस लेने जैसा नहीं है कि हम कर रहे हैं, लेकिन ये करुणा के अवतार की कृपा से ही ये करुणा प्रोग्राम चलता है। और आपको एक नई बात बताऊं, मेरे को अभी याद आई, इनकी कृपा से हमने एक नया कॉन्सेप्ट बनाया कि हम तीर्थ यात्रा पे जाते हैं। हमने एक ऐसा प्रयोग किया युवाओं को लेके, करुणा तीर्थ यात्रा प्रवास। तो हम 2 दिन 3 दिन के लिए ऐसी 2-3 पांजरापोल की मुलाकात पे जाते हैं, जहाँ लाइव पांजरापोलों में देखते हैं, वहाँ कार्य करते हैं, वहाँ घास खिलाते हैं, वहाँ पूरा कार्यक्रम होता है और युवाओं को जोड़ते हैं। ऐसा बहुत सारे सालों तक हमारा करुणा तीर्थ यात्रा प्रवास वर्धमान संस्कार धाम आयोजन करता है। तो मैं तो सभी जैन युवाओं को बोलूँगा कि कभी हमारा करुणा तीर्थ यात्रा प्रवास हो तो सब जुड़े, और आपको भी इनविटेशन देता हूं कि एक बार हमारे करुणा, आप बहुत सारे तीर्थ यात्रा प्रवास में गए होंगे, हमारे करुणा तीर्थ यात्रा प्रवास में अवश्य आप एक बार आना और देखना कि किस तरह से पांजरापोले स्ट्रगल कर रही है, किस तरह से वो मैनेजमेंट कर रही है और क्या काम कर रही है। नहीं, सच में अगर लोगों का आवागमन बढ़ जाए ना तो ऐसे ही चीजें सुचारू रूप से चलनी शुरू हो जाए। एग्जैक्टली। तो मैं भी पक्का ट्राई करूंगा आने का एक बार। चलिए अगले विषय में चलते हैं। नेचुरल कैलामिटीज़ को लेकर आपने कहा कि वर्धमान संस्कार धाम बहुत अद्भुत काम करता है, तो जहाँ पर भी कोई प्रॉब्लम हो तो वर्धमान संस्कार धाम पहुँच जाता है। तो ऐसे कोई पास्ट में इंस्टेंसेस हुए हैं जहाँ पर सुनामी फ्लड वगैरह आए हो या कुछ भी नेचुरल कैलामिटी आए हो और वर्धमान संस्कार धाम पहुँचे हो? क्या कुछ कार्य किए हैं? गुरुदेव करुणा और दया, वो बोलते थे कि हम महावीर के संतान हैं, और महावीर के संतान का एक ही काम होता है फायर ब्रिगेड का। जहाँ आग लगती है वो फायर ब्रिगेड पहुंचता है, जहाँ आंसू गिरते हैं वहाँ जैन पहुंचते हैं। अपने दुखों में जो रोए उसे नैन कहते हैं, दूसरों के दुखों में जो रोए उसे जैन कहते हैं। ये बात इन्होंने हमें समझाई थी।
तो नेचुरल कैलेमिटी आपको पता है कि मौत, मातम और मजबूरी का समय रहता है। लोग ऐसी क्राइसिस में रहते हैं कि उनका सब कुछ चला गया होता है। उस टाइम में जाके उनको साता देनी, उनको शुरुआत में जो रेस्क्यू वर्क होता है, जो थोड़ी रिलीफ वर्क होता है वो करना, उनके साथ बैठना, वो खड़े होते हैं। तो हम 2005 से आज 2023 चल रहा है, कभी भी नेचुरल कैलेमिटी भारत में आई हम वहाँ पहुँचे हैं। 2005 में फर्स्ट हमने सुनामी, आपको पता होगा, आप चेन्नई के हो, आपके चेन्नई में आके हमने काम किया था। चेन्नई से आगे कडलूर करके सिटी है और सिरकाली सिटी है। वो 2 सिटी में हमारे 2 कार्यकर्ता हैं, एक का नाम है अनिल भाई, दूसरे का नाम है अभय भाई। मैं आपको बताता हूँ, ये दोनों है ना, ये हमारे कर्मठ कार्यकर, ये ऐसे थे कि बस वो नेचुरल कैलेमिटी हुई नहीं और वो दूसरे दिन निकल नहीं पड़े। ये दोनों जन कुछ सोचे बिना सिंगल टिकट लेके जाते थे। हम क्या करते हैं, कभी भी कहीं जाते हैं तो जाने की टिकट की चिंता नहीं करते, आने की पहले करते। ये 2 ही ऐसे थे कि जो जाने की चिंता करते, वापिस कभी आना है नहीं आना है, कभी सोचने का ही नहीं। और वो जाके हर टाइम ऐसा प्रोजेक्ट बनाते थे, ऐसा काम करते थे। अभी आपको बोलता हूं कि ये सिंगल टिकट वाले 2 का क्या हुआ। ये सिंगल टिकट मतलब क्या है पता है? सर्ववीरती मतलब दीक्षा। रिटर्न टिकट मतलब सामायिक, हम सामायिक लेते भी हैं और रिटर्न टिकट उसको पूरा भी करते हैं। लेकिन अगर सर्ववीरती क्या है, सिंगल टाइप टिकट है कि भाई एक बार लिया उसको कभी रिटर्न नहीं होना है। तो ये दोनों ने, आज जो अनिल भाई हैं वो अभय शेखर सूरी महाराज साहब के शिष्य रत्न है, उनका नाम है आर्य शेखर महाराज, और नेक्स्ट चातुर्मास उनका आपके चेन्नई में है। और हमारे जो अभय भाई, वो अभय शेखर सूरी महाराज साहब के शिष्य रत्न जगत शेखर महाराज साहब उनके शिष्य बने हैं। और अभी 31 जनवरी 2023 को उनकी दीक्षा हुई, वो अभय भाई बने हैं अनुभव शेखर महाराज। ऐसे कार्यकर हमारे पास थे कि जो वहां जाके दिल से काम करते थे। ये सुनामी में वहां जाके उन लोगों ने काम किया। और हम है ना अनुकंपा के साम गुरुदेव बोलते थे कि अगर हमें जैन धर्म मिला है ना, तो वो कैसे मिला, जैन शासन कैसे मिला। तो कभी हम नॉन जैन थे और कोई जैन साधु भगवान की, जैन श्रावक श्राविका की क्रिया देख के, उनकी कोई प्रक्रिया देख के, उनकी कोई प्रवृत्ति एक्टिविटी देख के हमारे मुंह से निकल गया, वाह जैन, क्या जैन। और उस टाइम पे बोधि बीज गिरा और हमें आज जैन शासन मिला। तो वो जैन शासन हमें हजारों लोगों को देना है। अनुकंपा का कार्य वो भव्याति भव्य, गुरुदेव बोलते से शासन प्रभावना का कार्य है। हजारों अजैनों के दिल में आप ऐसा भाव पैदा करते हो कि ये महावीर के संतान, ये जो जैन है, क्या निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं। और ये सेवा हम वहां कर रहे थे। कडलूर के आगे एक बीच पे, दरिया किनारे पे पूरा गांव खत्म हो गया था, एक भी उसमें घर बचा नहीं था। हमने वहां पूरा नगर बसाया, उनको हमने नाम दिया जैन नगर। उन्होंने बोला कि अभी हमारा कुड़वाई करके गांव था, कि अभी कुड़वाई नहीं, हमें जैन नगर रखना है। हमारा कार्यकर्ता एक अमित भाई करके था, वो सिरकाली से कुड़वाई बस में जा रहा था और कंडक्टर से उसने टिकट मांगी कि 1 टिकट फॉर कुड़वाई। तो बोलता है नो कुड़वाई, आप जैन नगर बोलो। तो ऐसी शासन प्रभावना वर्धमान संस्कार धाम ने गुरुदेव के मार्गदर्शन के हेठड़ से किए। गुरुदेव 2006 में सूरत में चातुर्मास थे और सूरत में बहुत बड़ा फ्लड आया। उस टाइम पे सूरत के बाजू की बिल्डिंग वाला गुरुदेव के पास नहीं पहुंच सका। मैं बोलता हूं जो ये आर्य शेखर महाराज, हमारे उस टाइम के अनिल भाई, वो बंबई से गुरुदेव के पास पहुंच गए। और हमने इतने बड़े पैमाने पे वहां कार्य किया, आप सोच के हैरान हो जाओगे कि उसके कलेक्टर, उसके जो भी पॉलिटिशियन थे, वो क्या बोलते थे पता है? कि आपको कोई भी सहाय चाहिए ना, तो चंद्रशेखर महाराज साहब का नवसारी में तपोवन है, आपको जो चाहिए वो मिलेगा। बंबई से हमारे रोज ट्रक निकलते थे, वो डेपो बनाया था, वहां से वो सूरत में सब माल जाता था। एक बार एक कार्यकर्ता एक ऐसी खतरनाक एरिया में घुसा कि जहां इतना फ्लड की वजह से गंदगी, गटर, पानी था कि उसकी जान भी जा सकती है, वहां वो बचाने का काम कर रहा था। उधर एक मुसलमान भाई बाहर निकले और वो उन्होंने सीधा बोला कि आप चंद्रशेखर वाले हो? तो वो बोलता है कि हाँ। तो कि ये चंद्रशेखर महाराज है ना, जैन महाराज है ना, कि वो आते हैं ना, सूरत में कोई ना कोई बड़ा प्रॉब्लम आता है
तो वो युवान को लगा कि मैं इसको बचाने की बात करता हूं और ये मेरे गुरु के लिए ऐसा बोलता है, तो वो थोड़ा हिल गया। तभी वो बोला कि मैं अभी आपको बताता हूं कि ये चंद्रशेखर महाराज है ना, वो खुदा के सच्चे बंदे हैं, और वो खुदा को तो सब पता है कि सूरत सिटी के ऊपर प्रॉब्लम आने वाली है। आज से 10 साल पहले प्लेग आया था, पूरा सूरत खत्म होने वाला था। 10 साल के बाद बराबर फ्लड आया, पूरा सूरत खत्म। तो वो खुदा अपने सच्चे बंदे को, सच्चे ओलिए को पहले से सूरत में भेज देता है कि तू वहां रहे तो पूरा सूरत बच जाएगा। तो ऐसे शासन प्रभावना हर टाइम हम करते हैं। ये हमारे अनिल भाई, बिहार में प्रलय आया था, नॉट फ्लड, बिहार खत्म था, वहां रुके, 6 महीना रुके थे। 77 विलेजेस में 16,000 उन्होंने किट बांटी थी। वहां पे ऐसा चलता था गांवों में कि बलि प्रथा थी कि देवी को बेल को काटना, और वही उनका धर्म था। ये जैन के बच्चे गुरुदेव से अपना जीवन समर्पित किया था। वहां ऐसा लेक्चर दिया, ऐसा बोला कि आज आप जो फंसे हो ना, वो इसकी वजह से फंसे हो। और उधर एक हाथ में नमक और एक हाथ में पानी का लोटा, वो पकड़ के नियम दिया जाता है। ये 77 गांव में लाखों लोगों को उन्होंने लाइफ टाइम के लिए ये बलि प्रथा नेचुरल कैलेमिटी रिलीफ वर्क के अंतर्गत उन्होंने बंद कराई थी। हमने 2013 में बुंदेलखंड में जो आया था, आपको पता होगा कि पूरा बुंदेलखंड नहीं, अपना उत्तराखंड पूरा जो लैंडस्लाइडिंग हुआ, वो बद्रीनाथ में जो बादल फटा था, उस टाइम पे जो 2 लाख लोग मरे थे, उस टाइम पे किसी संस्था का ऊपर पहुंचना मुश्किल थे। हम पहुंच गए, और आपको नवाई लगेगी कि 1 महीने के अंदर हमने 45 स्कूल रिनोवेट कर दी, रीस्टार्ट की। 12,000 बच्चे तब साइकोलॉजी खत्म हो चुके थे, उनको वापिस स्कूल का एजुकेशन स्टार्ट करवा दिया। ऐसे 2014 के 15 की बात है, केरला में फ्लड आया था, हमने वहां पे काम किया। उनके सीएम से मिलने पहुंचे हमारे कार्यकर्ता, तो वो सीएम फर्स्ट स्टेटमेंट कि मुझे पता है ऐसे समय पे निस्वार्थ भाव से सबसे पहले जैन आते हैं। ऐसा सर्टिफिकेट केरला के सीएम ने, चीफ मिनिस्टर ने जैनों के लिए दिया था कि आप निस्वार्थ भाव से सेवा करते हो। हर कार्य में हमारी इतनी शासन प्रभावना होती है। आपको बहुत आश्चर्य होगा, महाराष्ट्र में 2016 में ये सदी का सबसे बड़ा अकाल, द्रौट जो दुष्काल बोलते हैं, वो गिरा था। हम लोग रोज 100 पीने का ये टैंकर जो बोलते हैं ना, वो पहुंचाते थे, पीने का पानी, पीने का। हाँ, 25,000 पशुओं का हमने कैटल कैंप महाराष्ट्र में स्टार्ट किया था, और उनको रोज घास चारा पहुंचता था। 2 लाख केजी अनाज पहुंचते थे। और ये महावीर खिचड़ी घर बहुत जगह पे हमने शुरू किया था। उस टाइम पे पूरे महाराष्ट्र में एक सुवास आई की असे माणूस पण असता काय की हे तर आम्हाला देव भेटला। वो लोग सिर्फ ऐसे ही बोलते थे हमारे कार्यकर को देख के कि आमच्यासाठी तुम्ही देव म्हणून आले हैं, तुम्ही देवच है। रिश्तर पैर में पड़ते थे। हम सोए रहते हैं कैटल कैंप के पास, हमारा एक कार्यकर्ता सोया था, तो एक भाई आया और सुबह को उसका पैर छुआ, वो उठ गया। तो बोलता है कि भाई ऐसा मत करो, कि नहीं, कि मैं रोज सुबह को हमारे देवस्थान में पैदल जाता हूँ पैर पड़ने, लेकिन आज मेरे को लगा कि सच्चे देव तो आप लोग हो। तो हजारों लाखों लोगों को बचाने में उनके हृदय में जो भाव आता है, वो लोग नॉनवेज छोड़ते हैं, दारू छोड़ते हैं, बलि प्रथा छोड़ते हैं, और उनको लगता है कि ऐसा जैन का धर्म है कि जो इस तरह से सेवा करते हैं। तो नक्की जो गुरुदेव जो बोलते थे, तो हम शायद लाखों लोगों के अंदर एक बोधि बीज डालने में निमित्त हुए होंगे कि भवांतर में अपने जैसा जैन शासन, जैन धर्म, ये शासन प्रभावना के कार्य में उनको भी मिलेगा। बहुत बहुत कुछ जानने को मिला। मैं आपको भी, आपने जो बीच में अनुकंपा की अभी बात कही, मैं उसमें आपको ले जाना चाहता हूँ। 2 उसमें चीज़ें आपने बताई कि एक तो खिचड़ी घर और एक ट्राइबल अपलिफ्टमेंट, ये दोनों की डिटेल्स आप थोड़ी थोड़ी दे सकते हैं? गुरुदेव ने एक प्रेरणा की थी 40 साल पहले कि महावीर खिचड़ी घर, महावीर के नाम पे गरीबों का पेट भरा जाए। महावीर की इसीलिए कि शासन प्रभावना, अनुकंपा में दया के साथ महावीर शब्द को या जैन शब्द को जोड़ना है कि जो लोगों में प्रचलित हो कि ये महावीर के अनुयायी कर रहे हैं।
जैसे हर धर्म के लोग अपना करते हैं, उसी तरह से गुरुदेव की सोच थी। तो हम हर अनुकंपा का कार्य हमने हर मुंबई के सेंटर में महावीर खिचड़ी घर एवरी संडे स्टार्ट किया। लेकिन इनकी करुणा, कृपा, दया क्या चल रही है, 3 साल पहले हमारा मलाड सेंटर के पूरी टीम है, उन्होंने एक महावीर खिचड़ी घर डेली खाना खिलाना चालू किया। डेली 360 डेज गरीब को पूरा खाना उनको सुबह को मिलता है और वहां वो आके खा लेते हैं रोज। फिर एक के ऊपर से उसने दूसरा चालू किया, दूसरे से ऊपर से तीसरा, एक लिबर्टी जैन संघ है मलाड वेस्ट में, वो साथ में जुड़े हमारे साथ, वहां पे तीसरा शुरू हुआ। और अभी मैं आपको बताता हूं कि सबसे ज्यादा मजबूरी, सबसे ज्यादा दर्द, सबसे ज्यादा तकलीफ, सबसे ज्यादा आंसू हमारे मुंबई में गवर्नमेंट स्कूल के पेशेंट और उनके फैमिली के पास होते हैं। वो इतने निराधार होते हैं, निसहाय होते हैं कि कुछ उनको नहीं होता है। और बराबर कांदीवली मलाड के बाजू का सबब है, वहाँ एक शताब्दी करके गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, एकदम पुअर, एकदम गरीब लोग आते हैं। हमने वहाँ महावीर खिचड़ी घर अभी शुरू किया है। ये चारों खिचड़ी घर के अंतर्गत रोज अभी 1000 लोगों को रोज महावीर के नाम पे खाना खिलाते हैं। 1000 लोगों को रोज? रोज। तो और ये फंडिंग सब कहाँ से आती फिर? ये ऊपर से भेजते हैं, उसकी चिंता हमको करनी ही नहीं पड़ती है। आप हमको और कार्यकर्ता मिले तो हमारी मलाड में वो भावना है कि मलाड कांदीवली का कोई भी गरीब भूखा सोवे लेकिन भूखा सुबह को जगे नहीं। हमारी भावना है कि 4 हमने शुरू किए और 5 जगह पे हम 1 साल के अंदर ये महावीर खिचड़ी घर रोज का चालू कर देंगे। ऐसी हमारी मलाड की टीम सक्षम है, ऐसी जोरदार है कि बात मत पूछो, ये हम करेंगे। और पैसा काम वो क्या बोलते हैं पता है आपको? पता नहीं, ये जीवंत है, अभी भी हमारे साथ ही है। बेटा तू काम कर, बाकी मैं देख लूंगा। और वो सब कुछ भेजते हैं। हमारे पास ऐसे डोनर है कि एक खिचड़ी घर का साल का समझो 9 लाख का खर्चा है, तो एक ही जन बोलता है कि पूरा 9 लाख मेरा ले लो, और वेटिंग चल रही है। वेटिंग चल रही है? हाँ, ये हर बार नॉर्मली मैं फ्रैंकली कहूँ ना, तो नॉर्मली लोगों का ऐसा रहता है कि हम काम करने के लिए रेडी है, लेकिन फंडिंग के विषय में बहुत प्रॉब्लम्स आ रही है, तो इसके लिए काम अटक जाता है। तो आप तो बोल रहे हो कि वो उल्टा यहाँ पर वेटिंग, इसके पीछे का रहस्य क्या है? गुरु कृपा ओनली, कोई रहस्य नहीं। हम निस्वार्थ भाव से, निर्लेप भाव से, निष्ठा से, निखालसता से बस कार्य करते हैं। कोई मान नहीं, कोई सम्मान नहीं, कोई बहुमान नहीं, कोई अवार्ड नहीं, कोई कार्यकर्ता को फोटो अपना डालने की सोशल मीडिया में इच्छा नहीं। बस वो लोगों को स्पर्श होता है कि यहाँ जो हो रहा है, मेरा रुपया प्रॉपर जा रहा है, तो लोग तो सामने से आके देंगे। लोगों के पास इतना पैसा है, उनको अच्छे कार्य में वो पैसे को यूज करना ही है, तो हमारे जैसा नाम मिलता है तो वो देते हैं। और आपने जो बोला वो ट्राइबल अपलिफ्टमेंट, हमारे 6 साल पहले हम गुजरात का एक डिस्ट्रिक्ट है छोटा उदेपुर, आपको बता दूं कि गुजरात के इतने सारे डिस्ट्रिक्ट है, उसमें इलिटरेट डिस्ट्रिक्ट में जिसका नाम आता है वो छोटा उदेपुर। ओनली 32% लिटरेसी है, पूरे ट्राइबल है। और वहाँ बलि प्रथा, हिंसा, जुआ, शराब ये कॉमन है, कोई पढ़ता ही नहीं है और उनका जीवन बहुत खराब है। वहाँ के ऐसे मसीहा लोग हैं कि जिनको ऐसा लगा कि जो छोटे गांव हैं, वहाँ के जो आदिवासी हैं, उनके बच्चे बिना एजुकेशन के रह जाते हैं, तो हम हॉस्टल चलाएं और वो बच्चों को रखें। आप वो हॉस्टल देखोगे ना तो आपको हंसी आएगी। मैं पहली बार जब गया और वहाँ देखा, मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में क्या मिलता था पता है? ओनली बॉइल्ड चना, कुछ भी नहीं। वो बच्चों ने कभी दूध देखा ही नहीं है। और जो शाम को उनको डिनर में क्या मिलता है? खिचड़ी और नमक। वो नमक इसलिए रखते हैं, सॉल्ट, वो सॉल्ट बट्टा ऐसे चाटता है, खिचड़ी डालता है, ऊपर से पानी डालता है कि खिचड़ी चली जाए, वो उनको उबका ना आ जाए। ऐसी गरीबी में वहाँ के बच्चे थे हॉस्टल। और वो हॉस्टल मतलब कहीं पे पतरे वाला शेड है, कहीं पे कच्चा मकान है, कहीं पे पूरा घास की छत है। कई हॉस्टल ऐसी थी जहाँ बच्चियां, सुनना ये परिस्थिति हमारे देश में, हॉस्टल की बच्चियां ओपन में, उनकी सेफ्टी क्या, उनका क्या बोलना, बच्चियां ओपन में सोती थी क्योंकि वो छत बना नहीं पाए थे। और इनकी कृपा से
ऐसे पूरे जगह पे बेखड़िया करके गांव है, दूसरा कोडबा करके गांव है, डेडियापाड़ा करके गांव है, नखलपुरा करके गांव है, बोरिया करके गांव है। ये सारी जगह पे हमने न्यू बिल्डिंग ये बच्चों के लिए बना के दी। उनको टॉप क्लास ग्रोसरी देते हैं, उनका पूरा टीचिंग का जो खर्चा है वो हम भेजते हैं, उनको पूरी स्टेशनरी और गारमेंट भेजते हैं। और इन्होंने हमको सिखाया भगवान का नाम महावीर का तो आना चाहिए। तो वहाँ एक जामली करके गांव है जो ऐसे आता है एमपी में, लेकिन वो इनके साथ जुड़े हुए हैं। तो उधर हॉस्टल की जरूरत थी, हमने 8000 स्क्वायर फीट की न्यू हॉस्टल बनाई कि 200 बच्चे वहां रह सके और उसको नाम दिया भगवान महावीर आदिवासी हॉस्टल। भगवान महावीर आदिवासी हॉस्टल। और हमारे साथ रहते रहते वो बच्चों में क्या हुआ है वो अब बताता हूं। वो बच्चों में अष्ट प्रकारी पूजा के दुए उनको आते हैं, 9 अंग भगवान की पूजा के दुए उनको आते हैं। भगवान महावीर जन्म कल्याणक को पूरे गांव में भगवान महावीर का जयकारा करके पूरा वरघोड़ा निकलता है। गुरु दशमी पर्व के दिन गुरुदेव का पूरा वरघोड़ा बॉम्बे में नहीं निकलता होगा, वैसे वहां निकलता है। वो लोग लाइफ टाइम के लिए सब हॉस्टल ने हमको राइटिंग में दिया कि जमी कन और रात्रि भोजन ये हॉस्टल में आप जुड़ो या ना जुड़ो, हम लाइफ टाइम के लिए बंद करते हैं। तो जमीन कंद आ गया तो नॉनवेज भी बंद होगा पूरा? नॉनवेज तो ऑटोमेटिक बंद हो गया, कभी सोचना ही नहीं है। जमी कन बंद और रात्रि भोजन बंद। और मैं आपको बताऊं, ये थोड़ी पर्सनल बात है, मेरा एक शौक है कि सेलिब्रेशन इन डिफरेंट वे। कि आपके घर में शादी आती है, आपके घर में दीक्षा आती है, आप उपदान करते हो, आपके कोई वडील एक्सपायर्ड हो जाते हैं, श्रद्धांजलि देते हो, तो हम कोई भी फंक्शन करते हैं ना, तो एक बॉक्स है जिसमें 4 कोने रहते हैं। उसमें एक में पहले में आता है वेन्यू डेकोरेटर, दूसरे में आता है कैटरर्स, तीसरे में आता है म्यूजिक और फोर्थ में आता है फोटोग्राफी वीडियोग्राफी। उसी में कोई 50,000 डालता है, कोई 50 लाख डालता है और कोई 50 करोड़ डालता है। लेकिन आउट ऑफ बॉक्स के मैं जैन हूं, मेरे प्रसंग की वजह से 7 क्षेत्र को, जीव दया को, अनुकंपा को क्या मिलेगा सोच ही नहीं है। मैंने एक ऐसी सोच बनाई, लोगों को प्रेरणा की कि आपके घर में शादी है तो आप कुछ इस तरह से करो। और वो प्रोग्राम बनाया मैंने, सुकृत वंदना परोपकार पर्व। और अभी तक मैंने ऐसे 10 प्रोग्राम कर लिए हैं। मेरे सर्कल में शादियां थी, अभी अभय भाई की दीक्षा थी, हमारे कच्छी भाई थे जिनके फादर एक्सपायर हुए तो उनकी श्रद्धांजलि सभा थी। तो उसके अंदर मैं क्या करता हूं, एक प्रोग्राम रखता हूं। ऐसी संस्था जो काम करती है, पूरा जीव दया, साधर्मिक, अनुकंपा, वैयावच, संस्करण, उन सबको बुलाता हूं, स्क्रीन पे उनके कार्य दिखाता हूं, मैं अपने खूब भाव से उनका प्रेजेंट करता हूं, उनको ऐसा जबरदस्त पीठ थपथपाता हूं कि ये और 10 साल काम करे और उनको एक अच्छी राशि जिन्होंने ये सुकृत वंदना रखी है उनके तरफ से उनको देता हूं। आपको सरप्राइज होगी कि आज जिस तरह से प्रोग्राम, अनुष्ठान, भाव वंदना, म्यूजिक, कार्यक्रम, लोगों को अब रुचि नहीं रही, लोगों को कोई इंटरेस्ट नहीं रहा। इनविटेशन आता है तो ऐसा लगता है कि ये क्या है, ये एक यूनिक कॉन्सेप्ट है। हमने ये हमारे कच्छी भाई की जो सुकृत वंदना की, उन्होंने 1 करोड़ रुपया ऐसी संस्थाओं को दिया। लेकिन आपको सोच के ये नवाई लगेगी कि 1 करोड़ के सामने उनके जो गेस्ट आए थे, जिनको हम बोलते नहीं है कि आपको पैसा देना है, हम तो बोलते हैं कि हम अर्पण कर रहे हैं, आपको सिर्फ अनुराग पैदा करना है कि ऐसा हो सकता है। लेकिन उस टाइम पे लोगों ने 5.5 करोड़ रुपया दिया। हमारे एक दोस्त है संजीव भाई और प्राची बहन, वो प्राची बहन ने उपदान किया, उसके निमित्त हमने ऐसा एक प्रोग्राम किया तो 80 लाख उनके गेस्ट लिखा के गए। अभी हमने अभय भाई जो दीक्षा ली, वो मैंने सुकृत वंदना की, अभय भाई के परिवार ने 50 लाख रुपया ऐसे कार्यक्रम में दिया। 4 घंटा प्रोग्राम चला था, लेकिन लोगों में क्या असर हुई पता है? दीक्षा 31 तारीख को थी, हमने सुकृत वंदना की 21 तारीख को। ये 10 दिन के अंदर लोगों ने 2 करोड़ रुपये के प्रॉमिस दिए कि हम ऐसे कार्यों में, ये कार्य में हम अभय भाई की दीक्षा के निमित्त आपका देख के हम ये सब करेंगे। तो मैं बोला मैं सबको कराता हूं तो मुझे तो करना चाहिए ना। तो ये आदिवासी बच्चों मेरे बच्चे जैसे हो गए। तो मेरे को लगा कि अगर गिरिराज पे उनकी स्पर्शना हो जाए तो वो भव्य बन जाएंगे। तो मेरी मम्मी का 75th बर्थडे था, वो बर्थडे सेलिब्रेशन
मैं उन 550 बच्चों को वो बड़ौदा के आगे भेखड़िया से सब जगह से लेके आया पालीताना में। हमारा वर्तमान संस्कार धाम की टीम ने उनको पूजा के कपड़े में ऊपर लिया, ऊपर दादा का अभिषेक, दादा की पूजा, 108 नैवेद्य, 108 फल, 108 पुष्प, पूरी अष्टप्रकारी पूजा। ये 550 आदिवासी बच्चे जो अपने गांव से बाहर नहीं निकले, उनको हम पालीताना लेके पूरी यात्रा कराई। क्या बात कर रहे हैं। मैं एक कैजुअल क्वेश्चन पूछता हूँ, आप बुरा मत मानिएगा। नॉर्मली है ना, ट्रस्टी ये नाम सुनते ही लोगों के, मैंने आपको बताया, दिमाग में एक नेगेटिव छाप आ जाती है। तो अभी आप जो आंकड़ा दे रहे हैं 10 करोड़, 5 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़, लोग एकदम मतलब या तो आंख बंद करके दे देते हैं और सोचते भी नहीं है, कि पूछते भी नहीं है कहाँ जा रहा है, क्या जा रहा है। यानी कि उनका 100 नहीं 200% ट्रस्ट है कि ये तो सही जगह पर जा रहा है, इधर कुछ गपला जोलमोल है ही नहीं। तो ये ट्रांसपेरेंसी या फिर ऐसा कहो कि ये ट्रस्ट, इसके पीछे का कारण क्या है? ओनली वन। ये हर बार आप इस तरह उम्मीद नहीं, इनके सिवा कुछ है ही नहीं। इन्होंने हमको एक स्लोगन दिया था, फंड त्या बंड। मतलब जहां फंड एफडी होता है ना, तो वहां सब बिगड़ते हैं। हमारे योगेश भाई ने क्या रखा है पता है? वर्तमान संस्कार धाम जब तक वो रहेंगे तब तक एफडी नहीं होगी, लोन होगी। आप समझ सकते हो? हमारी तपोवन वित्त करके रखो मत, वो रखो नहीं, हम वो इतने कार्य कर रहे हैं कि अभी वर्तमान संस्कार धाम के ऊपर 25 करोड़ रुपया लोगों की इंटरेस्ट फ्री लोन लेके रखिए। तो जो कार्यकर है ना, उसको भागना ही है, वो बैठ ही नहीं सकता है। क्या एफडी पड़ी है मैं चेक लिखूंगा, पॉसिबल ही नहीं है। ये बहुत अच्छी तरह से पूरा प्लान किया हुआ है। और लोग इस तरह से एकदम ट्रस्ट के साथ देते हैं, तो क्या वो फिर पूछते भी है कि कहाँ जा रहा है? पूछने का सवाल ही नहीं। जो देते हैं ना, उन सबको मैं हर जगह पे लेके ही जाता हूँ। मेरा एक ही काम है, ये पूरे ट्राइबल में जितने डोनर है ना, वो सब एक बार 2 बार आ गए, उनको दिखाता हूँ। तो बोलते यार तू तो बहुत कम लिया। अभी एक दुबई के हमारे डोनर है, वो देखने चले तो बोले यार मैंने तो तेरे को उस टाइम पे 25 लाख भेजे थे, ये तो तू काम जो करता है 1 करोड़ लेके जा। मैं तो हर बड़े डोनर को बोलता हूं कि पैसे बाद में दो, पहले आप फील्ड पे आओ, आप देखो, आपको लगता है तो आप दो। तो लोग तो देख के तो वो रह ही नहीं सकते कि ये क्या चल रहा है, काम क्या चल रहा है। 1000 बच्चे आदिवासी में, 8-10 हॉस्टल है, और वो बच्चों को ये संस्कार, ये एजुकेशन और ये लाइफस्टाइल इन्होंने दे दी, और ये 5 साल में कहां से कहां लाके रख दिया, तो लोग भेजते हैं। धन्यवाद आपको। यहाँ पर एक चीज मुझे ये पूछनी है कि नॉर्मली ऐसा होता है कि जहाँ पर पैसा है ना, तो वहाँ पर नियत डगमगाने की चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। मुझे पता है आप तो ऐसा ही बोलोगे कि ये, लेकिन मुझे एक्चुअली अभी टेक्निकल जानना है कि इतने पैसों के कार्य जब होते हैं तब नियत न बिगड़े, मन न बिगड़े, डगमगाए नहीं, ईमानदारी बनी रहे, नैतिकता अपनी बनी रहे, कल कोई आकर के पूछे तो उसको 100% ट्रांसपेरेंसी के साथ सब कुछ दिख जाए। आप तो बोल रहे कि ग्राउंड पर ही लेकर चले जाए, बात खत्म हो जाती है। तो ये मेंटेन कैसे कर पाते हैं आप? ये हमारे, मैं बोलूँगा ये है, ऐसा बोलूँगा ही। इन्होंने हमको एक स्लोगन दिया था, वो गुजराती में बोलता हूँ, वो हिंदी में तुरंत मैं बोल नहीं पाऊँगा। वो हमें एक ही चीज़ 1000 बार सिखाई है कि आप गुरुदेव से जुड़े हो तो आपकी आँख, आपका हाथ और आपका हयू, वो हृदय, वो क्लीन रखना बस, और कुछ भी नहीं करोगे तो चलेगा। हाथ और हृदय, आंख, हाथ और हृदय। आप समझ गए? आंख मतलब कैरेक्टर, हाथ मतलब नैतिकता, हृदय मतलब अपनी उदारता। ये तीनों चीज आ गई, फिर कोई चीज है नहीं। लेकिन ये बोलने के लिए है, हमारे जीवन में है। लेकिन आप बोले वैसे ट्रांसपेरेंसी क्या है, तो हमारे जो वडील है ना योगेश भाई, उन्होंने ऐसी सिस्टम बनाई है 100% डोनेशन का। 100% बोलता हूँ, 99.99 नहीं बोल रहा हूँ। 100% डोनेशन की रिसिप्ट बनती है। 100% खर्चा जो होता है वो चेक से होता है, या तो कोई कभी कैश चुकाना पड़ा तो उसका वाउचर बनता है। और 100% जो अकाउंटिंग सिस्टम है वो खुद योगेश भाई अपने हाथों से
कंप्यूटर पे कोई भी ट्रस्ट का ट्रस्टी या कार्यकर्ता ये काम में इंटरेस्ट नहीं रखता होगा, वो खुद संभालते हैं। आज वर्तमान संस्कार धाम के पास एटीजी है, सीएसआर एलिजिबिलिटी है, फॉरेन फंड एफसीआरए अप्रूव्ड हम हैं, और करोड़ों रुपये हर साल आते हैं। और अगर ये ट्रांसपेरेंसी और प्रॉपर एक सिस्टम अकाउंटिंग का अगर नहीं रख पाए तो कल उठ के तो हम ही बदनाम हो जाएंगे, और हम बदनाम हुए तो कौन बदनाम हुए? आप बोलोगे वापिस, आप इधर जाओगे। और इन्होंने हमको बोला था कि सुनील, तू कभी भी कुछ करते समय ऐसा कुछ मत करना, अगर तू वो लेवल पे पहुंच गया है कि अब तेरे से कुछ गलत हुआ, कुछ आर्थिक घोटाले हुए, कोई चारित्र संबंधी भूल हुई, तो लोग तेरे को तो भूल जाएंगे, लेकिन जरूर बोलेंगे कि ये चंद्रशेखर महाराज साहब के युवान तो ऐसे ही होते हैं। तो उन्होंने वो बात इतनी सिखाई थी कि शासन हिलना आपकी हिसाब से ना हो, और वो बात योगेश भाई इस तरह से समझते हैं और इतना स्ट्रांगनेस कड़काई के साथ बोलते हैं ना, वो हमारे पास भी अप्लाई करवाते हैं कि मुझे कोई भी युवान को खोना नहीं है, बस अकाउंटिंग में आप सब क्लियर हो। एक संस्था को कैसे चलना चाहिए उसका शॉर्ट में मार्गदर्शन मिल गया एक्चुअली। सुनील भाई, अभी तक जो चीज़ें जानने को मिली, अनुकंपा, नेचुरल कैलामिटीज़ के टाइम में जीव दया वगैरह, तो जैसा आपने बताया कि वर्धमान संस्कार धाम जिन शासन के लगभग सभी कार्यों को टच करता है, तो आपने बीच में बताया था वैयावच धाम का भी कार्य है, तो उसका एक थोड़ा डिटेल में बता सकते हैं? वर्धमान संस्कार धाम मुंबई में दो एरियाज है, दो एंट्री एग्जिट पॉइंट है, एक सेंट्रल सबब, एक वेस्टर्न सबब। तो हमने एक सेंट्रल सबब में पहले घाटकोपर में वैयावत धाम बनाया, फिर वेस्टर्न सबब जो भाईंदर हमारा सेंटर है धाम का, वहाँ हमने वैयावत धाम बनाए। पूज्य साधु साध्वी भगवान को जो भी उपकरण या आइटम्स उनको चाहिए, ऐसी मोर देन 150 to 200 आइटम्स हमारे वैयावच धाम में उपलब्ध है, और हम हजारों साधु साध्वी भगवंतों का लाभ लेते हैं। उसमें भी एक स्पेशलिटी हमारी ये है कि जो यहाँ गर्मी की सीज़न, हर ग्लोबल वार्मिंग की वजह से अब गर्मी बढ़ रही है, तो जब समर होता है तो साधु साध्वी को भी दिक्कत बढ़ती है, तो उनका पानी जो रहता है, वो पानी के लिए उनको अहमदाबादी घड़े, जो पतली मिट्टी आती है, तो हम अहमदाबाद से अप्रॉक्सीमेटली 3 ट्रक ऐसे घड़े लाते हैं, और पूरे बंबई के संघों में और पूरे साधु साध्वी भगवंतों को ये 2 वैयावत धाम के अंतर्गत हम पहुंचाते हैं। बहुत बहुत अद्भुत कार्य। इसी के साथ आपने आवास योजना का भी बताया, मतलब ऐसा लग रहा है कि जिन शासन के हर एक क्षेत्र को लगभग टच हो ही जाता है। साधु साध्वी जी भगवंत का हो गया, अभी आवास योजना माने इसमें सादर्भिक भक्ति का काम हो जाता है, तो आवास योजना क्या है? आज से लगभग 16-17 साल पहले एक गुरुदेव ने भाव दिया कि जो अपने साधर्मिक भाई हैं और जिनका घर नहीं है, उनको आप आवास दो, आवास योजना बनाओ। और हमने फर्स्ट आवास योजना, मुंबई का एक सबब है मीरा रोड, वहाँ पे विनय नगर नाम से आवास योजना बनाई। वहाँ 16 बिल्डिंगें हैं, 377 फ्लैट है, वो उनको हमने घर दिया साधर्मिक भाइयों को, बहुत रिस्पेक्ट के साथ। और हमने साधर्मिक को गुलाम नहीं बनाया कि हम तुझे देते हैं, तू रहेगा तब तक तेरा, फिर तू जाएगा तो हमको वापस देना है, वो नहीं। उसको ऑनरशिप फ्लैट, उसका फ्लैट हमने एक छोटी अमाउंट, उस टाइम पे 14,000 रुपया सिर्फ हमने लिया था, और 1,50,000 की उनको बैंक लोन दिलाई थी। वो जितना इंस्टॉलमेंट या रेंट दूसरे किधर भी भरता था 1,500 रुपये के अप्रोक्स, उतने का बैंक इंस्टॉलमेंट उसको भरना है, और उसका खुद का फ्लैट हो गया। आज वहाँ उसकी वैल्यू कम से कम 30 लाख रुपया है। वहाँ संभवनाथ परमात्मा का शिखरबंद जिनालय है, वहाँ 2 उपाश्रय है साधु साध्वी भगवान के, आंबिलशाला है, पाठशाला है, और ऐसा वातावरण है आपको लगे कि पूरा जैसे कि एक जैन नगर, 1000 जैन एक साथ वहाँ बस रहे हैं और आराधना में, धर्म में, सब चीज़ में आगे बढ़ रहे हैं। मैं है ना फर्स्ट आवास योजना होने के बाद एंटवर्प पर्यूषण कराने गया था। वहाँ पे बहुत अच्छी तरह से ये आवास योजना की बात हुई, और वहाँ के लोगों ने इंटरेस्ट लिया। उसमें एक राजीव भाई राकियान करके हैं, इन्होंने बोला
कि मैं आप दूसरी बनाओ, मैं 1 करोड़ रुपया देता हूँ। 2005 में 1 करोड़ बहुत बड़ी राशि थी और हमने दूसरा उनके नाम से राजीव नगर विरार में 288 फ्लैट की 17 बिल्डिंग की आवास योजना दूसरी बनाई और उसमें पूरा डोनेशन एंटवर्प के अपने जैन भाइयों ने दिया। और वो ऐसे बोल सकते हैं कि राजीव नगर का दूसरा नाम एंटवर्प नगर, कि एंटवर्प के जैनों ने मुंबई के जैनों को बसा दिया। ऐसी दूसरी आवास योजना हमने वहाँ बनाई। ये दोनों आवास योजना में 650 घर और एक आदर्श योजना। और आज तो हम वहाँ जो रिजल्ट देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि कहाँ क्या लड़के लड़की लोग अपने एजुकेशन में आगे बढ़े, संस्कारों में आगे बढ़े, फिनेंशियली आगे बढ़े, रिलीजियस ग्राउंड पे आगे बढ़े। और ये 2 आवास योजना साधर्मिक भक्ति के क्षेत्र में हमने एक अच्छा कार्य किया। और उस टाइम लोगों को हमने ये किया, बहुत सारे ज्ञाति समाज को, कि आप भी देखो कि ऐसी आवास योजना बना सकते हैं और अपने भाइयों को बसा सकते हैं। और उसमें से बहुत सारे समाज, और मैं कच्छी समाज से हूँ, उसके बाद हमारे कच्छी समाज में भी आवास योजनाएं हुई, दूसरे समाज में हुई, दूसरे सिटी में हुई, और आज तक आवास योजनाएं हो रही है। वो जो हर बार मैं बोलता हूँ कि क्रांतिकारी सोच और क्रांतिकारी विचार और क्रांतिकारी एक्शन वहाँ से ही आता है। और हमने वो किया और बाद में और हजारों लोगों को अपना घर मिलना चालू हुआ। ऐसी 2 आवास योजनाएं। ऐसे देखने जाए ना तो वर्तमान समय में एक अपेक्षा से सबसे ज्यादा महत्व का जो कार्य है वो उनमें से ये एक है जो वर्धमान संस्कार धाम कर रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद है आपको। इसी के साथ आपने चौबेर हाउस के बारे में बताया था कि वो बहुत ही यहाँ पर फेमस है लगभग मुंबई में। वापिस आप बोलोगे कि आप ऐसे ही करोगे। इन्होंने युवाओं को 3 नियम सबको देते थे, बोलते थे। लाइफ टाइम रात्रि भोजन त्याग करना है, लाइफ टाइम जमीकन बंद करना है, और परमात्मा की 8 प्रकारी पूजा करना है। एक बाजू पुण्य का उपार्जन और दूसरे बाजू पाप का समापन, ये इनका कॉन्सेप्ट था। और मेरे जैसे हजारों लोगों को आज 1975 जब मुंबई में पधारे और उनकी जो आंधी चली और हजारों लड़के लड़कियों ने उस टाइम पे लाइफ टाइम रात्रि भोजन छोड़ा। बाद में दिक्कत आने लगी कि रात्रि भोजन लाइफ टाइम छोड़ दिया, अब मार्केट जाना है, बिजनेस जॉब करनी है तो क्या करेंगे। तब उन्होंने ही सोच दी चौबेर हाउस बनाओ। तो हम लोगों ने उस टाइम पे से चौबेर हाउस बनाया, उस टाइम से हम चला रहे हैं। अब मुंबई में हमारे मेन बड़ा सबसे चौबेर हाउस पहला जो है वो बीकेसी में जो डायमंड मार्केट है वहाँ पे हमारा चौबेर हाउस भी है और आमिल खाता भी है। ये वो तो नहीं जिसकी सोशल मीडिया में वो वीडियोस आते रहते, लंबी लंबी लाइन लगी रहती? वही चौबेर हाउस हमारा है। जो चातुर्मास स्टार्ट होता है और संवत्सरी आती है, वो 50 दिन में मेहुल भाई आपको आश्चर्य होगा, पूरे भारत में शायद एक ऐसी जगह होगी जहां रोज 2500 से 3000 लोगों की रसोई बनती है। सबसे पहले सुबह में दोपहर का भोजन मिलता है, एकासना करवाया जाता है, आमिल करवाया जाता है, ब्यासना करवाया जाता है। वर्षी तप के ब्यासने होते हैं, अभी 70 लोग वर्षी तप करते हैं, उनको बेसना कराते हैं। फिर चौबेर कराया जाता है और ये पूरा संचालन वर्धमान संस्कार धाम करता है। रोज के 2500 लोग तभी अप्रोक्सीमेटली आते हैं। दूसरा चौबेर हाउस हमारी दूसरी मार्केट जो मेन बोली जाती है लुहार चाल झवेरी बाजार, उधर हमारा देवकरण मेंशन में है। और तीसरा जो जूनी हमारी हेड ऑफिस है जहाँ ओल्ड डायमंड मार्केट था ओपेरा हाउस, वहां पे है। ये तीनों मिला के साल के 3 लाख से ज्यादा चौबेर होते हैं। युवाओं के अंदर चौबेर, हजारों लोगों को चौबेर करने की व्यवस्था, और वो 2 पुण्य से हमको ऐसी अच्छी सोच ऊपर से आई कि अब बैठना नहीं है, पूरे भारत के बच्चों को चौबेर कराओ। बच्चों को माने स्कूल गोइंग जो चिल्ड्रन हैं उनको चौबेर कराओ। हमने एक मोबाइल एप्लीकेशन बनाई, वहां बच्चे को रजिस्टर करना है और आपको एक्चुअली सरप्राइज होगा। ये 2023 में हमारी ये स्कीम इतनी पॉपुलर हो गई, 12,000 बच्चों ने रजिस्टर किया और चातुर्मास में चौबेर किया। क्या नाम है इस एप्लीकेशन का? VS धाम ORG, मतलब VS धाम.in
वो एप्लीकेशन हमारी अवेलेबल है, उस पे आप जाओ और अपने बच्चों को चातुर्मास के टाइम पे आप जोड़ो। अब मैं पूरे भारत को एक हाथ जोड़ के उन सबको प्रेरणा और विनंती करता हूं कि आपके हर सिटी को ये अपने बच्चों के लिए ये 24 स्कीम में जोड़ो। जो अब परिस्थिति बाहर की हुई है, जो कल्चर, जो एटमॉस्फियर हुआ है, उसमें शायद थोड़े साल में हमारे बच्चे 24 और रात्रि भोजन त्याग जैसे जो शब्द वर्ड्स हैं ना, वो भी भूल जाएंगे। वो ना भूले, इसलिए हमारी एक सोच है कि ये साल 12,000 बच्चे हुए, मिनिमम नेक्स्ट ईयर 25,000 से 50,000 बच्चे पूरा भारत, नॉर्थ इंडिया, आपका साउथ इंडिया, पूरा गुजरात, पूरा महाराष्ट्र, मैं हर जगह अभी जाता हूँ। 2 महीने पहले बेंगलुरु आपके आया था, अभी 1 वीक पहले 4 दिन में चेन्नई आया था, अब गुजरात में सब सिटी में जाऊंगा और हर जगह पे बच्चों को वहाँ के संघ की, संस्था की मीटिंग करता हूँ और वहाँ की कोई एक एप्रोप्रिएट जो बिग संस्था है उसको बोलता हूं कि आप संभालो, टोटल काम हम करेंगे, आपको सिर्फ वहां पब्लिसिटी करनी है और बाद में उनका गिफ्ट का एक प्रोग्राम करना है। तो 24 करना, 24 करवाना और 24 हाउस चलाना और अब 24 में बच्चों को जोड़ना, ये गुरुदेव की जो सोच थी, हम 24 के ऊपर इतना अच्छा काम करते हैं। एक तरफ जिनकी स्कूल वगैरह सब पढ़ाई वगैरह पूरी हो चुकी है, अब वो अपने बिजनेस में लग गए, उनके लिए 24 की व्यवस्था। दूसरी तरफ जो स्कूल गोइंग किड्स है, उनके लिए 24 की ये स्कीम। माने आप लाइफ के किसी भी फेज में हो, किसी भी क्षेत्र में हो, कोई भी फील्ड में हो, आप अपना धर्म मत छोड़ो। यस, ये क्लियरली मोटो ऐसा मुझे लग रहा है ये बात सुनने के बाद। इसी के साथ एक और एक्टिविटी है, पर्यूषण की आराधना करवाने जाना। तो लगभग ऐसा जो मैं सोच रहा हूँ कि जहाँ पर साधु साध्वी जी भगवंतों का आवागमन न होता हो या फिर कोई केस में चातुर्मास नहीं हुआ है, तो वहाँ पर फिर वर्धमान संस्कार धाम के युवा जाते हैं चातुर्मास ये पर्यूषण की आराधना करवाने। तो क्या कुछ एक्टिविटीज होती है, एक बार हमें बता सकते? पूज्य गुरुदेव ने लगभग 1980 में उनको ये सोच आई कि भारत के बहुत सारे संघ ऐसे हैं कि जहाँ चातुर्मासी नहीं है और अपना भव्याति भव्य टॉप क्लास फेस्टिवल यानी पर्यूषण वो कैसे वो मनाएंगे, कैसे आराधना करेंगे। तब उन्होंने यंगस्टर को, युवाओं को तैयार किया कि आप अपना 8 दिन, 1 दिन जाने आने का, 10 दिन का समय का भोग दो और वो संघ में आप जाओ। उन्होंने युवाओं को तैयार किया। हमारी 3 की टीम होती है, एक फर्स्ट जो लेक्चर देता है, दूसरा जो पंच प्रतिक्रमण आदि क्रिया कराता है और तीसरा जो भक्ति भावना पूरे संघ को कराता है। ऐसी 3 की टीम जाती है। वो टाइम पे युवान तो कम थे और उस टाइम पे गुरुदेव ने नवसारी तपोवन की स्थापना की और बच्चों की एक फैक्ट्री निकली और वो बच्चों को तैयार किया। तो आज नवसारी तपोवन और वर्धमान संस्कार धाम दोनों मिलके भारत में, और बाद में तो स्टार्ट हुआ फॉरेन में भी, तो साधु साध्वी रहते नहीं है, तो हम फॉरेन में पर्यूषण कराने जाते हैं। फॉरेन में यूएसए हो, ऑस्ट्रेलिया हो, न्यूजीलैंड हो, यहाँ पे फार ईस्ट हो, मिडल ईस्ट हो, अफ्रीका हो, हर जगह जहाँ से भी जो भी जगह से हमें इनविटेशन आता है तो हम भारत में और फॉरेन में पर्यूषण कराने जाते हैं। और पर्यूषण के अंतर्गत लोगों को इतनी आराधना जोरदार कराते हैं। बहुत साल पहले की बात है, वीरमगाम करके शंखेश्वर के बाजू में एक सिटी है, वहाँ हमारे एक रमेश भाई गढ़वी करके पर्यूषण कराने गए थे और उन्होंने वहाँ जो लेक था, जो तालाब रहता है, उसमें मच्छी मारी होती थी, मतलब मच्छी का मारना और सब होता था। उन्होंने उस टाइम पे एक युवान होके मूवमेंट चलाई और वो विरमगाम में परमानेंट वो मच्छी मारी बंद हो गई। ऐसे मेरे पास तो इतने सारे किस्से हैं। मैंने आपको पहले ही बताया कि पूरी आवास योजना में एंटवर्प गया पर्यूषण कराने और 300 साधर्मिकों को अपना घर मिल गया। ऐसे हमारे सब युवा, सब तपोवन के बच्चे ऐसी प्रभावना करके आते हैं और ऐसे लोगों को धर्म में जोड़ के आते हैं कि आपको हमारा एक ऑस्ट्रेलिया में मेलबोर्न जैन संघ है। मेलबोर्न जैन संघ में वर्धमान संस्कार धाम के तपोवन की टीम जाती थी। फर्स्ट टाइम गई, उस टाइम से वहाँ थोड़ा थोड़ा धर्म स्टार्ट हुआ। वो आज भी सारा संघ बोलता है, सारा सेंटर बोलता है कि आज तक हमारी टीम वर्धमान संस्कार धाम की जाती है। वहाँ इतना धर्म हुआ, इतना धर्म हुआ कि आपको क्या बताऊं कि जो लोगों, वहाँ तो स्टूडेंट थे,
वो अपनी स्ट्रगल लाइफ जी रहे थे। ऐसे लोगों ने उनका जीवदर तो था ही, लेकिन हमारा जो फॉलोअप, हमारा पर्यूषण में जाना, और मैं हमेशा बोलता हूँ, फॉरेन में भी जाता हूँ पर्यूषण कराने, तो मैं लास्ट में बोलता हूँ कि आप लोगों के लिए दीक्षा क्या है, तो सब फॉरेन में जो रह रहे हैं वैसे हाँ, उनके लिए दीक्षा, मैं बोलता हमारे लिए दीक्षा तो आपको पता है कि गुरुदेव से ओघा लेना, सफेद वस्त्र पहनना, भिक्षा के लिए जाना, वो दीक्षा है। लेकिन आपके लिए दीक्षा इतनी है कि आप वापिस फॉरेन छोड़ो और भारत आ जाओ, और वो बात लोगों को चुभती है। आपको आश्चर्य होगा ये ऑस्ट्रेलिया के लोग कितने अच्छे हैं। सबसे पहला कपल एकता और परम, उनकी 2 बेटियां थी, वहां बड़ी हो रही थी, और उनको सोच आई कि यहाँ इनके सील, सदाचार, संस्कार की रक्षा होनी नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। इसको जैन शासन मिला है, लेकिन वो कुछ काम नहीं हो आएगा। उन्होंने अपनी जॉब छोड़ी, घर बेच दिया, उनके घर में वहां पे गृह देरासर था, वो दूसरे को सौंप दिया, वो अहमदाबाद आ गए। उसके बाद दूसरा एक कपल ऑस्ट्रेलिया से अहमदाबाद शिफ्ट हो गए परमानेंट, सिर्फ बच्चों के लिए, सिर्फ 2 बच्चियां के लिए। दूसरा एक तपन और राजवी करके कपल था, वो अपने मम्मी पापा अब एजेड हो रहे हैं, उनको उनकी जरूरत है। वो तपन और राजवी दोनों वहां अच्छी जॉब करते थे, वो वहां छोड़ के अहमदाबाद सेटल हो गए। तीसरा किस्सा है धवल और सिद्धि, एक कपल है, यंग कपल है ये सब सारे, वो भी संस्कार धर्म के लिए अपने 2 बच्चे ग्रो हो रहे, तो उनको लगा कि बड़े हो गए तो उनको वापिस लाना मुश्किल है, और इतने धार्मिक है, उनको अपने तपोवन में उन्होंने डाला है, वो भी रिटर्न वापिस आ गए। एक डॉक्टर गौरांग, बहुत बड़े डॉक्टर जो सोच ही नहीं सकते अपन के वो वापिस आएंगे, वो भी वापिस आ गए। और दूसरा ये इन सारे मेलबोर्न का जो हार्ट, हेड और सब कुछ जिसके ऊपर था, वो संघ के प्रमुख नितिन भाई दोषी 50 करोड़ का सेंटर बना रहे हैं, शिखरबंदी देरासर बना रहे हैं, उसकी प्रतिष्ठा भी बाकी है, लेकिन उनके भी अंदर में ऐसा हो गया कि बस अब बहुत हो गया, अब आओ अब लौट चले, और वो भी वहां का घर बेच के अहमदाबाद आके सेटल हो गए। ऐसे तो मैंने एक सेंटर की बात बताई, कितने सेंटरों में क्या क्या शासन प्रभावना हुई है, क्या क्या लोगों ने आराधना की है, क्या क्या लोगों ने पाप छोड़े, नॉनवेज छोड़ा है, दारू छोड़ा है, हजारों लोगों ने पर्यूषण आराधना में, सच्ची बोलो इतनी सारी एक्टिविटी आपको बताई ना, आप मेरे को बोलो ना कि आपको किस में ज्यादा मजा आता है, तो मेरे को ये सारी प्रवृत्ति एक बाजू, लेकिन 8 दिन मेरे को जो आराधना कराने मिलती है ना, उसमें मेरे को इतना मजा आता है कि ऐसा चतुर्विध संघ जो भगवान ने स्थापना की, उसकी आराधना कराने का साधु बने बिना हमको गुरुदेव की वजह से जो सौभाग्य मिला, वो कितना बड़ा है। पूरे भारत और फॉरेन के जैनों को मैं बोलूंगा कि आपके यहाँ साधु साध्वी ना हो तो एक बार अवश्य हमारी टीम को बुलाओ और हमारा परफॉर्मेंस देखो कि आपको कैसी आराधना कराते हैं। धन्य आपको। अभी इस पॉडकास्ट के एक अंतिम पड़ाव की ओर चलते हैं, और जिस विषय पर मुझे एक्चुअल में बहुत गंभीरता से चर्चा करनी है आपके साथ, तो वर्धमान संस्कार धाम का जो अभी के समय में ऐसा कह सकते हैं, शायद ऐसे तो सभी क्षेत्रों में है ही एक्टिव, लेकिन मैं देख रहा हूँ इस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा फोकस अभी वो कर रहा है, वो है तपोवन विद्यालय स्कूल्स। तो पहले तो मुझे जानना है कितनी स्कूल्स तपोवन विद्यालय की है, जो है ये सारी इसमें वर्धमान संस्कार धाम के अंतर्गत ही है? सब वर्धमान संस्कार स्कूल्स बन गई है, क्या प्लानिंग है, एक शॉर्ट में पहले बता सकते हैं? 5 स्कूल बन गई हमारी। पहली स्कूल भाईंदर में 10 साल पहले बनी, फिर दूसरी भिवंडी में बनी है, 2 बम्बई में है, फिर अहमदाबाद, जामनगर और नवसारी, ये 5 डे स्कूल हमारी अभी चालू है। हमने सूरत वेसू में लैंड एक्वायर कर लिए, वहाँ कंस्ट्रक्शन का काम चालू हो चुका है, और वो 6ठी स्कूल हमारी सूरत वेसू में आ रही है, और एक स्कूल हमारी नेक्स्ट ईयर से बम्बई में भी आ सकती है। ऐसा हमारा एक प्रोजेक्ट, पूरा मेहनत हमने 2-3 साल से किया है, लेकिन वो भी आ सकता है, तो और 2 स्कूल हमारी आ सकती है। टारगेट कितना? टारगेट तो 108 है। अगर ये जैन संघ रोज एक नया मंदिर और नया तीर्थ बना सकता है, नया उपाश्रय बना सकता है, नया विहार धाम बना सकता है, छरी पालित रोज संघ निकाल सकता है, रोज उपदान करा सकता है,
99 जात्रा करा सकता है और बड़े बड़े चातुर्मास करा सकता है, तो इन सब में जो फ्यूचर में लोग चाहिए ना, वो कहां से मिलेंगे? आप सच्ची में दिल से बोलो, आपको लगता है कि अब कोई उपाश्रय में आता है? यंग पीढ़ी, हमारी नया न्यू जनरेशन जो बच्चे हैं या यंगस्टर है, वो सिर्फ और सिर्फ अब तपोवन जैसी जो भी स्कूलें बनेगी ना, वहां से ही निकलेंगे और ये 7 क्षेत्र पूरा है ना, वो पूरा वो संभालेंगे। तो लेकिन हमारे जैनों को, हमारे श्रावकों को, हमारे गुरु भगवंतों को 7 क्षेत्र बहुत बढ़िया से दिखते हैं और उसके अंदर तो आप देखते हो कि किस तरह से लोगों का, आपके ही मारवाड़ में मैंने अभी सुना कि कोई एक गांव में अभी ध्वजा का चढ़ावा था और कोई परिवार ने 61 करोड़ बोले। अभी 61 करोड़ मेरे को कोई देना तो मैं तो 2 स्कूल स्टार्ट करूं, कम से कम हर 10 साल में 100-200 बच्चे निकले, 25 साल के अंदर जैन शासन को 5000 श्रावक की भेंट दे दूं। कितनी? 5000। तीर्थभद्र सूरी महाराजा को मैं अभी मिला, क्या उन्होंने क्या बात की, शायद जैन संघ में पहली बार ऐसी किसने बात की है। मेरे को बोले कि सुनील भाई अपने यहाँ कितना क्षेत्र है? तो मैं बोला कि 7 क्षेत्र है। तो बोले नहीं, अब 7 नहीं है, अब 8 है। तो मैं बोला 7 क्षेत्र है, ये 8वां क्षेत्र कहां से निकाला? तो अपने को आएगा कि कोई 8वां क्षेत्र ये कुछ बोलेंगे अलग टाइप का। आप सोच सकते हो कि तीर्थभद्र सूरी महाराजा और उनके जो शिष्य रत्न है तीर्थ रुचि महाराज साहब, वो दोनों ने क्या 8वां क्षेत्र बोला होगा। अब ये गुरुदेव के पास ये वो सोच आज से 50 साल पहले आई कि हमारे जैन शासन को आगे चलाना है तो अपनी तपोवन, अपनी जैन स्कूल, अपने बोर्डिंग्स होंगे और वो भी नॉट ओनली एजुकेशन। मैं हमेशा बोलता हूं कि ओनली एजुकेशन एक हद तक काम का है, लेकिन शिक्षण के दूध में संस्करण की शक्कर अगर डालो तो वो शिक्षण आपको टॉप पे लेके जाएगा। शिक्षण तो आपको वकील बनाएगा, डॉक्टर बनाएगा, आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट बनाएगा, आपको आईएएस बनाएगा, लेकिन सच्चा आईएएस जो अंदर से मानव है, सच्चा डॉक्टर जो गरीबों को देख के करुणा व्यक्त करेगा, सच्चा पुलिस जो लोगों की सच्ची हेल्प करेगा, जो सच्चा वकील जो ऐसे एनिमल के केस लड़ेगा, वो तो सिर्फ ऐसे तपोवन ही खड़ा कर सकते हैं। और ऐसे तपोवन हमको तो बहुत बनाने हैं भाई, लेकिन आप बोलो सबको कि भाई ये सुनील भाई को बुलाओ, बहुत सारे लोग बैठे हैं, एक एक तपोवन मुझे एक एक जन डोनेशन दे दे, मैं 108 तपोवन खड़ा कर दूंगा, मेरी कैपेसिटी नहीं है। आप वापिस बोलोगे इनकी कृपा तो है, लेकिन हमारे जो योगेश भाई है ना, वो हमारे सुपरसोनिक इंजन है, वो कहीं पे नहीं दिखेंगे, मैं सब पे सब जगह दिखूंगा, लेकिन एक्चुअल कैपेसिटी उनकी आज भी सारे तपोवन स्कूल का हैंडलिंग वो अकेले कर पाते हैं और उनकी कैपेसिटी है। मैं दिल से बोलता हूं कि 108 तपोवन विद्यालय मेरे को हर सिटी जिधर जैन रहता है ना, उनको एक एड्रेस होना चाहिए कि मेरे बच्चे की सेफ्टी के लिए टॉप क्लास एजुकेशन के साथ मॉरल भी मिले, जैनिज्म भी मिले। तो ये है, हर जगह मंदिर है, हर जगह उपाश्रय है, हर जगह भोजनशाला है, हर जगह आमिल खाता है। तो अब एक सोच बनाओ, ये तीर्थभद्र सूरी महाराजा ने जो बोला, हाँ वो तो भूल गया, 8वां क्षेत्र क्या बोले पता है? स्कूल। अरे बाप रे, क्या बोले? स्कूल। सुनील, अब 7 क्षेत्र नहीं, 7 क्षेत्र तो है, लेकिन 8वां क्षेत्र स्कूल है। वो क्षेत्र को भी आप इतना इंपॉर्टेंस दो, इतनी प्रायोरिटी दो और इतनी ऐसी स्कूलें बनाओ कि पूरा जैन शासन के सब बच्चे बच्चियां उसके अंदर जुड़ जाए। मैं आपको एक क्वेश्चन पूछ लूँ कि जो नॉर्मल स्कूल्स है जहाँ पर एजुकेशन वगैरह दी जा रही है, उसमें और तपोवन में फर्क क्या है? या जैन स्कूल्स में जहाँ पर मॉरल्स के साथ इसमें और इसमें फर्क क्या है? मैं आपको एक एक पॉइंट बताता हूँ। आपको शायद पता होगा ही कि अब हर स्कूल में बच्चा अपने स्नैक्स के अंदर, ब्रेकफास्ट के अंदर नॉनवेज लाना अलाउड हो गया है, नॉनवेज लाता है। हमारे जैन बच्चे का दोस्त वो है। आप समझो कि दोनों जन साथ में बैठ के नाश्ता कर रहे, हमारा बच्चा वो नॉनवेज को हाथ लगाए बिना कितने दिन रह पाएगा?
मेरे पास इतने सारे एग्जाम्पल्स हैं। एक हमारी स्कूल में एक बच्ची 5th स्टैंडर्ड में थोड़े साल पहले एडमिशन लिया। उसने बताया कि मैं जो स्कूल में थी वहाँ पहले बोला था कि नॉनवेज नहीं आएगा, फिर नॉनवेज अलाउड कर दिया और मेरे सारी फ्रेंड नॉनवेज डब्बा निकाल के खाती है, तो मेरे को लगा कि मैं तो जी नहीं पाऊंगी। तो उस टाइम पे हम हर साल एक एक स्टैंडर्ड बढ़ता है तपोवन विद्यालय में, तो हम उस टाइम पे 5th स्टैंडर्ड पे ही पहुंचे थे और वो 5th स्टैंडर्ड में थी। लेकिन उसके संस्कार बचाने के लिए वो बच्ची ने बोला कि मैं वापिस 5th में जाऊंगी लेकिन तपोवन में जाऊंगी। अब भी मैं जहाँ माटुंगा रहता हूँ ना, मेरे चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उनके फ्रेंड कोई बांद्रा की स्कूल का नाम भूल गया, उसमें उसका बच्चा जाता था और घर पे आके बातें करता था कि पापा ये क्या है, मम्मी ये क्या है, और हर रोज वो नॉनवेज की बात करता था। उसके पेरेंट हिल गए कि ये बात करता है कि ये इसने मुंह में भी डाल दिया है, पता नहीं है। तभी उनको लगा कि अब ये स्कूल में नहीं रखा जा सकता। जो अनंत पुण्य राशि जो हम मानते हैं और बोलते हैं कि मैंने अनंत पुण्य राशि पैदा की, तब जैन माता पिता मिले, जैन धर्म मिला, जैन शासन मिला, वो सब घुमाने का काम अगर आप सोचो वो नॉनवेज अंदर चला गया फिर क्या बच्चा बचेगा। वो स्कूल है। और अब हमारी तपोवन देखो, उसके अंदर जमी कंद नहीं खाने चाहिए ऐसी प्रेरणा तो मिलती है, लेकिन प्रैक्टिकल कोई भी बच्चा स्कूल में जमी कंद नहीं ला सकता है। 5 तिथि हम सब लीलोत्री का त्याग करते हैं, हम बच्चे को बोलते नहीं है, सिखाते हैं। 5 तिथि स्कूल में कोई भी लीलोत्री वो ला नहीं सकता है। हमारे स्कूल का टाइम ऐसा है कि बच्चे को अगर नवकारसी और चौवियार करना है तो वो इजीली कर सकता है। ये ना सबसे ज्यादा कंप्लेंट आती है कि बच्चे नवकारसी कर नहीं सकते और चौबेर तो बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि स्कूल टाइमिंग ही ऐसा रख देते हैं कि बच्चा चौबेर कर ही नहीं पाता। और कई बार ऐसा सुनने में आता है कि जैसे पर्यूषण में स्कूल्स होती है, क्योंकि छुट्टी तो वो देंगे क्यों, उनको कोई लेना देना है नहीं। जबकि सबसे ज्यादा जैन बच्चे अगर उस स्कूल में, फिर भी उस सिचुएशन में भी वो लोग ऐसा कर रहे हैं कि वो कहते हैं कि देखो हम तो आप कोई स्पेशल हो नहीं, तो आपको हम चौबेर के टाइम के हिसाब से आपको 1 घंटा छुट्टी दे नहीं सकते। और ये बच्चे कि मैं पर्यूषण में रात को कैसे खाऊं, इसीलिए सुबह का खाया हुआ सीधा नेक्स्ट डे खाते हैं, यानी कि वो स्किप ही कर देते हैं, एक मील स्किप कर देते हैं कि नहीं मुझे नहीं खाना है, क्योंकि अब सूर्यास्त हो गया तो खाए कैसे। और टाइमिंग ये ऐसा है कि 7-8 बजे वो घर पहुंचते हैं। ये एक्चुअल में हालत है और ये कंप्लेंट्स ग्राउंड पर है, सबको पता है। तो फिर तपोवन में ये व्यवस्था कैसी है? अरे भैया, आप जो डेटा बात बोल रहे हो ना, वो तो ओल्ड है, वो तो थोड़ी जगह पे होगी। बराबर पर्यूषण के टाइम में हमारे बंबई में तो ज्यादातर स्कूलों में एग्जाम ही रहती है। आपने नाम सुना होगा शासन प्रभावक नए पद्म सागर जी महाराज साहब, 10 साल पहले बोरीवली में चातुर्मास थे, तब सारी पर्यूषण के टाइम पे सारी स्कूलों में उन्होंने सर्वे किया तो एग्जाम है। आप सोचो, रात का छोड़ो, खाना बाना वो बात तो छोड़ो, अभी एग्जाम है तो प्रायोरिटी किसकी आएगी? धर्म की तो आएगी नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। उन्होंने मोर्चा निकाला, अटैक किया, वो तो खुमारी वाले हैं, उन्होंने स्कूलों के ऊपर बोला कि आप ये बंद करो। कोई सुनने वाला नहीं है, किसी को नहीं है। और आप एक आराम से सोचो, 8 दिन जिसकी मम्मी और जो बच्चा ये जैन शासन से जुड़ता है बिकॉज ऑफ पर्यूषण फेस्टिवल, वो नहीं जुड़ेगा क्योंकि उसको प्रायोरिटी एग्जाम है। बच्चे की एग्जाम नहीं रहती है, साथ में मम्मी की रहती है। ये दोनों जन ना तो प्रवचन में आएंगे, ना तो मंदिर में आएंगे, ना तो प्रतिक्रमण करेंगे। और आपको पता है, कोई भी चीज हम 2-3-4 साल अगर छोड़ दी तो क्या होगा? गैप आ जाता है और फिर वो छूट जाती है, वो तो खत्म ही हो गया ना, वो जैन शासन से ही निकल गया। ये आज की स्कूलों में सबसे बड़ा नेगेटिव जो लोगों को आइडिया नहीं आता है। लोग इतने मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड में आगे बढ़ गए हैं कि उनको मॉरल की पड़ी ही नहीं। वो माँ बाप चिंता ही नहीं करते कि हमारा क्या होगा, बस मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड। मेरा 3 BHK का फ्लैट है, 5 का कैसे हो, मेरी आज क्रेटा है तो कल मर्सिडीज कैसे हो, मेरा सेकंड होम नहीं है तो वो कैसे हो, मेरी शादी में मैं 5 करोड़ खर्चा किया, 50 करोड़ कैसे करूं। उनको लगता ही नहीं है कि मेरा बच्चा संस्कारों से बचे। वही तो मैजिक है भाई।
तपोवन में पर्यूषण के 8 दिन और एक दिन पहले का एक दिन बाद का 10 दिन का वैकेशन दिया जाता है। 10 दिन छुट्टी रहती है पर्यूषण में। पर्यूषण में 10 दिन का वैकेशन, और बच्चा और उसका पूरा फैमिली कंप्लीट पर्यूषण की आराधना करते हैं। बच्चे अट्ठम करते हैं, बच्चे एकासना करते हैं, 2 टाइम प्रतिक्रमण करते हैं, अष्टप्रकारी पूजा करते हैं, औषध करते हैं। और हमको तो हजारों बच्चे, 4000 बच्चे हमारे पास हैं। तो जो डेटा आता है ना पर्यूषण की आराधना का, अभी तो मेरे पास है नहीं, आपको बताऊंगा तो आपको लगेगा कि ये क्या कर रहे हो सुनील भाई, ये क्या, आप तो पूरे मैजिक शो चला रहे हो आराधना का। इतनी आराधना तपोवन में पढ़ने वाले बच्चे बच्चियां पर्यूषण में एक्चुअल आराधना करते हैं। और आपको एक अलग बात बताऊं, जैसे मैंने नॉनवेज की बात बताई ना, वैसे आजकल क्लास स्कूल के अंदर ही एक कल्चर है, ड्रग्स और ड्रिंक्स, ये दोनों कॉमन होने लगे। मैं किसी स्कूल का सिटी का नाम नहीं लूंगा, मेरे पास तो पूरा डेटा है। 8th स्टैंडर्ड के अंदर हमारे ही दोस्त की लड़की पढ़ती थी, वो स्कूल में ड्रग्स का स्कैंडल हुआ था और पुलिस आई थी और वो बच्चे को लेके गई थी। और वही स्कूल में एक ग्रुप बना था, मतलब हेड पेरेंट्स ग्रुप। हेड पेरेंट्स, माँ बाप को गाली दो, वो स्कूल के ग्रुप बनते हैं। अब स्कूल में ग्रुप बनते हैं। ड्रिंक्स तो इतना कॉमन कर दिया है। हमारी स्कूल में ही एक बच्ची की मम्मी आई, उसने बोला कि मेरे को कैसे भी करके आप बीच से तपोवन में एडमिशन दो, तो बोल नहीं रही थी। फिर हमने बहुत पूछा, तभी बोली कि वो जो स्कूल में पढ़ती थी ना, वहां पे उसकी 4 फ्रेंडों ने बियर की पार्टी स्कूल में की, वो पकड़ी गई है और अभी सब बदनामी हुई है और मुझे मेरी बच्ची को बचाना है। ऐसे किस्से तो इतने मैं आपको बताऊं, इतने। और जब ड्रग्स और ड्रिंक्स का नशा स्कूल से स्टार्ट होता है ना, यहाँ क्या क्या आता है पता है? अच्छा बनने का, विवेकी बनने का, करुणावान बनने का, दयावान बनने का नशा हम कराते हैं। और वो बच्चे, माँ बाप में अगर कोई नशा हो ना, तो उनके नशे छुड़वाते हैं। ये तपोवन विद्यालय है। और लास्ट में आज पूरी जो बड़ी स्कूल है ना, उसमें एक फील्ड ट्रिप का एक चैप्टर चालू हुआ है। बच्चों को फील्ड ट्रिप मतलब फील्ड पे लेके जाना, एयरपोर्ट दिखाने लेके जाना, रेलवे स्टेशन दिखाने लेके जाना, बीच देखने लेके जाना, नेवी की कोई देखने लेके जाना। अब मेरी वाइफ की एक शिविरार्थी लड़की, उसका बच्चा साउथ मुंबई में पढ़ता था, घर पे लेटर आया, फील्ड ट्रिप कहाँ पे पता है? आप अपने को पता ही नहीं कि हमारा बच्चा कैसे गुमराह हो रहा है। फिशिंग करने लेके जाना, फिशिंग देखने के लिए। आप सोचो, जो बच्चा मुंह पत्ती को रख के वायु का जो जीव दिखते नहीं है उसको बचाने का सिखाया जाता है। जिसको कीटी को भी कुछ पीड़ा न हो उसके लिए हम ऐसा पूंजते हैं, वो सिखाया जाता है। उस बच्चे को फिशिंग देखने को लेके जाते हैं। और ये तपोवन करुणा तीर्थ यात्रा प्रवास निकालता है। अनाथ आश्रम में बच्चों को लेके जाके वो बच्चों को उनके हाथों से दिलाता है। ये तपोवन विद्यालय लाइव मैजिक है। हमारे जैन शासन का जो भी प्रकाश फैलेगा, जो भी उसकी ऊर्जा बाहर आएगी ना, वो ये तपोवन विद्यालय जैसी स्कूल में अगर बच्चे पढ़े और वो एटमॉस्फेयर में रहे तो ही ये सब कुछ बच सकता है। बाकी हमारे बच्चे हमारे शासन से, हमारी धर्म से, हमारे जैन संस्कारों से ऑलमोस्ट निकल चुके हैं। जो इसमें रहेंगे वो ही रहेंगे, बाकी रहना बहुत 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 मुश्किल है। मैं आपको एक बात बताता हूँ लास्ट, मैंने बहुत बार बोली है। जब हमने पहली स्कूल ली ना, तो परम गीता परम पूज्य आचार्य भगवंत रत्न सुंदर सूरी महाराजा, उन्होंने क्या आशीर्वाद में कहा पता है? कि इतना अच्छा आयोजन आप कर रहे हो, मेरा आशीर्वाद है, लेकिन ऐसा समय आ रहा है कि आप अपने जैन बच्चे और बच्चियों के साथ में रखोगे ना, साथ में, तो पण जैन शासन की सर्वश्रेष्ठ सेवा है। और तब उन्होंने मुझे बताया था कि इंटरकास्ट मैरिज इस तरह से भाग रहे हैं, हमारे बच्चियां कहाँ जाती है आप सोच नहीं सकते हो। वो 10 साल पहले की बात थी। अभी साहब मुंबई पधारे थे तो मैंने बोला, साहब आप हकीकत में परम गीतार्थ हो और कुछ देख सकते हो, विजन है आपके पास। आपने इंटरकास्ट बोला था, अब मैं आपको बोलता हूं
कि अब आपको सुनाई देगा इंटरनेशनल कास्ट मैरिज नाउ स्टार्ट इन जैन बॉयज एंड गर्ल्स। बहुत सारे कर लिए, वो डेटा मैं बोलता नहीं हूं, किसी का नाम भी अभी नहीं बोल रहा हूं, लेकिन अभी हमारे जवाई, कोई कालिया आएगा, कोई धोड़िया आएगा, कोई चीना आएगा, तो आप उसमें कोई आश्चर्य कर नहीं सकोगे। ऐसे समय पे अपने बच्चे बच्चियां साथ में पढ़े और वो ग्रो करे, आप समझ सकते हो ये जैन शासन को कितना बड़ा लाभ होगा, जैन शासन का कितना बड़ा उत्कर्ष होगा। और ऐसे उत्कर्ष के लिए, ऐसे जैन शासन की सेवा के लिए जैन संघ चुप है। हमारे को जो एक आचार्य भगवान बोलते हैं कि ये 8वां क्षेत्र है, तो वो सारे क्षेत्र में अबजों रुपये आते हैं, मैं तो सिर्फ करोड़ों मांग रहा हूं कि मेरे को एक स्कूल के लिए 25 करोड़ दो, मैं 1000 बच्चे का भविष्य सिक्योर करके रख दूंगा। ऐसी तपोवन विद्यालय हमने 5 बनाई है। आपके डिजिटल पाठशाला का प्लेटफॉर्म हो, आपका जैन मीडिया का प्लेटफॉर्म हो, हमारी कोई भी एक्टिविटी को आप नहीं बोलोगे ना तो चलेगा। लेकिन जो गुरुदेव किस में फेमस थे, उनका एक विशेषण लगता था। शासन पुरुष तो थे, लेकिन एक छोटा सा विशेषण था, चाइल्ड स्पेशलिस्ट। वो चाइल्ड स्पेशलिस्ट, वो ही सोच थी उनके पास उस टाइम पे कि बच्चों को अगर हमने नहीं ये शासन दिया तो सब समाप्त हो जाएगा, और आज तो दिख ही रहा है। तो ऐसे तपोवन विद्यालय हम ज़्यादा से ज़्यादा बनाएं और आप सब जगह ये तपोवन विद्यालय को पहुंचाओ। ये जो तपोवन है वो आप रेसिडेंशियल के अलावा के ये तपोवन है ना जिनकी आप बात कर रहे हैं? हाँ, पहले गुरुदेव ने नवसारी तपोवन रेसिडेंशियल बनाया 40 साल पहले। 30 साल पहले अहमदाबाद साबरमती के पास रेसिडेंशियल तपोवन बनाया। ये और वो तपोवन गुरुकुल और तपोवन रेसिडेंशियल है, जहाँ लॉजिंग बोर्डिंग सब है, ये 2 अलग है। फिर गुरुदेव ने एक सोच दी थी उस टाइम पे कि अब डे स्कूल का जमाना है, अब सिंगल चाइल्ड है। हाँ, तो परमानेंटली नहीं भेजेंगे, वो नहीं भेजेंगे। लेकिन वो जब थे उस टाइम पे हम उनके वो सपना पूरा नहीं कर सके, लेकिन उनके जाने के बाद फर्स्ट श्रद्धांजलि रूप, सच्ची श्रद्धांजलि के रूप हमने पहली डे स्कूल भाईंदर में स्टार्ट की। अभी 5 है और नेक्स्ट ईयर आपको और 2 दिखेगी। 7 हमारी डे स्कूल टॉप क्लास चल रही है। मेरी तो आपसे, आप प्रॉमिस करो पहले प्रॉमिस करो कि आप एक बार हमारा तपोवन विद्यालय देखने अवश्य पधारोगे। पक्का पक्का। आप अभी मुझे प्रॉमिस कीजिए, आपने एक लिया तो मैं भी आपसे लूंगा कि आपको अभी टारगेट 108 नहीं 1008 रखना है, क्योंकि ये 108 में तो क्या होगा, कितना आएगा, 1008 में बहुत कुछ आ सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है। वाह। और आगे बढ़कर अगर 10,008 भी हो ना इंटरनेशनल लेवल पर, तब जाकर के एक्चुअली कुछ ऐसा कि भाई ये क्या बोलते हैं, दुनिया पर कुछ हम प्रभाव कर पाएंगे। एग्जैक्टली 108 में नो डाउट अच्छा है, ये टारगेट होना ही चाहिए। 108 में बहुत कुछ अच्छा होगा। 1008 में भारत की तस्वीर बदल सकती है और 10,008 में शायद दुनिया की तस्वीर बदल सकती है, ऐसा लगता है। वाह। तो ये अगर प्रॉमिस आप मुझे दीजिए। नहीं, मेरी तो इतनी शक्ति हकीकत में नहीं है। वर्तमान इधर है ना, नहीं, वर्तमान इतनी शक्ति तो वो पूरे विश्व को दे सकते हैं, सिर्फ वर्तमान संस्कार धाम उसमें नहीं कर सकता। लेकिन अगर सभी संस्था, सभी युवा, सभी गुरुवर्य, सभी साध्वी जी भगवान, हमारे पास इतना बड़ा लश्कर है, अगर ये सोच बना ले तो जो आप बोल रहे हो ना वो तो यूं हो जाए। मुझे एक चीज आपसे पूछनी है, ये पेरेंट्स आपने जो बताया ना कि ऐसा हुआ और पेरेंट लेकर आए, ऐसा हुआ और पेरेंट लेकर आए, ये हुआ गड़बड़, फिर ये पेरेंट्स पहले क्यों नहीं जागते हैं? ये बाद में ही क्यों, जब कोई कि भाई हाँ अब ये रोड टूट गई तो मरम्मत करो, तो आप पहले से ही, अगर कहते हैं ना प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, जब आपको पता है कि वातावरण गलत है, गलत संगत में ही पढ़ने वाला है, फिर भी हम बच्चों को वहां पर क्यों एडमिशन करवा देते हैं, क्यों गलत दिशा में भेज रहे हैं? ना ही हम उनकी संगत चेक करते हैं। मुझे एक चीज याद है कि पहले के समय में, यानी कि आपके समय में, आपके जनरेशन में खानदान देखते थे शादी करने के टाइम पे, राइट? कि खानदान जैसा होगा वैसा मतलब लड़की दो तो शील बी सेफ, मतलब पैसा नहीं देखते थे, क्योंकि पता है पैसा तो आज है कल नहीं है, लेकिन खानदान अच्छा है तो अपनी बेटी वहां पर सेफ रहेगी, राइट? अभी के समय में कहते हैं कि भाई खानदान तो देखो, लेकिन उससे पहले उसकी संगत देखो। खानदान तो अच्छा होगा, लेकिन संगत अगर गड़बड़ हो गई तो अपनी बेटी की सेफ्टी क्या? और उल्टा भी हो रहा है, अब लड़के भी देखते कि भाई कुछ गड़बड़ हो गई तो सेफ्टी क्या। तो एक्चुअल में अभी संगत देखते हैं, राइट? और संगत से ही निर्माण होना है। अभी माता पिता का वो बच्चा कितना सुनेगा पता नहीं, गुरु भगवंतों के पास तो आता ही नहीं है नॉर्मली,
और पर्यूषण के 8 दिन आते हैं तो उसमें तो आराधना में ही चले जाते हैं, कोई ज़्यादा नॉलेज भी इतना मिलता नहीं है। इसके अलावा मैं कहूँ तो 10 मिनट जिनालय और 10 घंटे विद्यालय। परफेक्ट। 10 मिनट जिनालय आता है और 10 घंटे विद्यालय में बैठता है, तो प्रभाव तो ज़्यादा 10 घंटे वाला ही पढ़ने वाला है। तो हम 10 मिनट वाले पर तो इतना फोकस कर रहे हैं, और करना ही चाहिए नो, उसमें मेरा कोई विरोध नहीं है, लेकिन 10 घंटे पर हम क्यों फोकस नहीं कर रहे? नहीं, मैं आपको रियली बताऊं, हमारे पेरेंट्स सोचते हैं कि मेरा बच्चा कॉस्मोपॉलिटियन कॉन्वेंट स्कूल में जाएगा, इंटरनेशनल आईबी बोर्ड होगा, सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड होगा, ई लर्निंग होगा, वहाँ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के क्लासेस होंगे, वहाँ की स्पोर्ट्स एकेडमी होगी, वहाँ कल्चरल एक्टिविटी होगी, और वहाँ सभी बच्चे आएंगे। वो उनकी सोच है कि तो ही मेरा बच्चा भी ये जगत में कुछ कर पाएगा। ऐसी फैसिलिटीज है तपोवन में? भाई 100, आप सोचो 4000 बच्चे के माँ बाप को मॉरल किसी को प्यारा नहीं है, और हम भी मॉरल में बातें करते हैं लेकिन कुछ ज़्यादा नहीं दे पाते हैं। हमारी जितनी मैंने बात बोली, गुरुदेव के 3 पॉइंट थे, टीचिंग, टचिंग एंड टर्निंग। तो टीचिंग में नंबर 1 सीबीएसई बोर्ड, जो आज इंडिया में सबसे प्रोमिनेंट है, वो हमारा इंग्लिश मीडियम बोर्ड है। पूरे क्लासेस, पूरा एजुकेशन ई लर्निंग और ई लर्निंग बोर्ड है। पूरा हमारा जो टीचर स्टाफ है वो वेल एजुकेटेड और वेल नॉन, एकदम टॉप में टॉप है, कि जो अच्छे से अच्छा बच्चों को परफॉर्म करा सकता है। एक बात बोलूं, अभी तक, आज तक कभी भी लाइफ में एसएससी का रिजल्ट हमारा 100% ही आया है, एक भी बच्चा फेल नहीं हुआ। एक बच्चा फेल नहीं हुआ। लास्ट ईयर 4 बच्चे मैथ्स में 100 आउट ऑफ 100, दूसरे 2 लैंग्वेज में और दूसरे सब्जेक्ट में 100 ऑफ 100, और एक लड़की हमारी, उसने तो कमाल कर दिया। शायद आपने कहीं नहीं सुना होगा, कोई भी बच्चा या बच्ची दूर दूर तक मेरे को बोलो इंग्लिश में कोई 100 आउट ऑफ 100 ला सकता है? अगर आपने सुना हो तो बताना मेरे को। हमारे तपोवन विद्यालय की एक बच्ची 100 आउट ऑफ 100 इन इंग्लिश मीडियम। हमारे बच्चे जो परफॉर्म कर रहे हैं, जो स्कोर कर रहे हैं, जो मार्क्स ला रहे हैं, जो स्टडी कर रहे हैं, आप आके देखो तो आपको लगे ही नहीं कि इधर कुछ जैन या मॉरल जैसा कुछ है। टॉप क्लास एजुकेशन, टॉप नंबर 1, कोई कमी हम नहीं रखते। और जो स्पोर्ट्स एकेडमी हमारे यहाँ है, आप आओ, हमारे बच्चों को देखो, स्पोर्ट्स के साथ कल्चरल एक्टिविटी जितने भी डे हैं, वो डे को हम जैनिज्म के साथ ज्वाइंट करके बच्चों में कराते हैं। कि जैसे कि स्तवन डे रखते हैं, जैसे कि गुरुदेव का गुरु दशमी आता है तो गुरु डे रखते हैं, ऐसे अलग अलग डे भी मिक्स करते हैं। और आपको और एक बात बताऊं, हमारी सारी तपोवन विद्यालय मिला के मिनिमम बोलता हूं, स्टेट लेवल हो, तालुका लेवल हो, डिस्ट्रिक्ट लेवल हो, सिटी लेवल हो, संघ में कोई कंपटीशन हो, इधर भी कोई भी कुछ भी हो, मिनिमम बोलता हूं मोर देन 100 मेडल्स, या तो गोल्ड, या तो सिल्वर, या तो ब्रॉन्ज, हर साल तपोवन विद्यालय के बच्चे लाते हैं। हमारा टीचिंग पार्ट नंबर 1 है। टचिंग पार्ट, जो मैंने आपको मॉरल की बात बनी, उसके लिए हमने ज्ञान फॉर यू ऐसा एक अच्छा कोर्स बनाया है पूरा मॉरल का। मैं आपको 4 बुक दूंगा, जो नर्सरी, जूनियर, सीनियर और ग्रेड 1 में जो बच्चे हैं उनको क्या मॉरल पढ़ाया जाए, ज़्यादा धर्म का नहीं, मॉरल, वो टचिंग है। और उसके बाद गुरुदेव बोलते थे कि टीचिंग और टचिंग के बाद आता है टर्निंग। उसको ऐसा तैयार करो कि वो फिनेंशियली, फैमिली वाइज, समाज में तो टॉप हो, लेकिन साथ में संस्कार वो। तो टर्निंग क्या है कि वो शासन की, समाज की, अपने परिवार की सच्ची भक्ति करे, सच्चा ख्याल रखे, सच्ची सेवा करे। यही तपोवन विद्यालय, टॉप क्लास टीचिंग, टॉप क्लास टचिंग और उसके बाद टर्निंग। मैं चाहता हूँ कि आप पेरेंट्स से अपील करें, क्योंकि जो डिजिटल जैन पाठशाला का भी जो इनिशिएटिव लिया गया है उसमें भी फोकस यही रखा गया है। हमने शायद दर्शन को इतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया, हमने बुक्स को तो इम्पोर्टेंस दिया, जिनवाणी श्रवण को इम्पोर्टेंस दिया, लेकिन दर्शन जो सबसे बड़ा माध्यम अभी के समय में है टीचिंग के विषय को लेकर, अगर किसी बच्चे को आपको समझाना हो कोई विषय, तो आप बोल करके समझाओ, उससे 10 गुना, मैं तो कहूँगा 100 गुना ज़्यादा इम्पैक्ट देख करके उसको होता है।
एक वीडियो उसको दिखा लो, 1 सेकंड में बैठ जाएगा। आपने, मैं ऐसे ही अंदाजा लगा रहा हूँ, 15 साल पहले कोई व्याख्यान सुना होगा, शायद आपको याद नहीं होगा, लेकिन 15 साल पहले देखी हुई मूवी आपको पक्का याद होगी। याद है, पक्का? एकदम सही हो। तो ये दर्शन को हमने बहुत इंपॉर्टेंस कम दिया। हम ऑलरेडी लेट हो गए हैं, पहले क्या हुआ मुझे नहीं पता, लेकिन अभी कम से कम हम देरी ना करें। और इसीलिए डिजिटल जैन पाठशाला का जो प्लेटफॉर्म है, उसमें पाठशाला जो पद्धति से चल रही है वैसे ही चले, लेकिन एक दिन उसमें मॉरल्स को लेकर हो। यानी कि मान लीजिए 6 दिन गाथा, लेकिन जो 7th डे है उस दिन आपको प्रोजेक्टर्स में राइम्स दिखाए जाएंगे, भगवान के गीत सुनाए जाएंगे, एनिमेटेड स्टोरीज दिखाए जाएंगी, एनिमेटेड राइम्स, एनिमेटेड किस तरह से पूजा करनी, किस तरह आरती, मंगल दीवा, ये सारी चीज़ें उसमें डिजिटली है। और डिजिटल माने अभी के लिए ऐसा नहीं कि ऑनलाइन, बट आपको पाठशाला ही आना है, सेम उसी पद्धति से सीखना है। गाथा आप करो, गाथा का कोई विरोध नहीं है, लेकिन गाथा के साथ साथ एक्चुअल में अंदर क्या बिठाना है वो दर्शन के माध्यम से, माने एनिमेटेड स्टोरीज, वीडियोस वगैरह, सॉन्ग्स वगैरह, उन सब के माध्यम से बच्चों में मॉरल एजुकेशन डालने का काम है डिजिटल जैन पाठशाला कर रहा है। मैं तो छोटा हूँ, छोटा मुँह बड़ी बात हो जाएगी, लेकिन मैंने ऐसे सुना था, मुझे पता नहीं ये राइट है या नहीं, मैंने ऐसे सुना था कि जब मुझे चंद्रशेखर विजय महाराज ने तपोवन की प्रेरणा की थी और तपोवन शुरू करवा थे, 2 में तो उनके शायद पसीने छूट गए थे क्योंकि इतना विरोध हुआ था। अगर मैं ऐसा सोचता हूँ, अगर विरोध नहीं हुआ होता और सपोर्ट हुआ होता तो जो 10,008 का टारगेट में बोला वो अभी तक पूरा हो चुका होता। 101%। अगर वो नहीं हुआ होता विरोध, तो आज हम कहाँ होते। तो कम, अब पहले जो हुआ वो हुआ, लेकिन कब हम कम से कम अब तो इस चीज से सीखे कि प्लांट जब हम बीज डालते हैं तो प्लांट जब उग रहा है आप उसको जो शेप में चेंज करना है कर सकते हैं, लेकिन एक ट्री बनने के बाद उसमें ज्यादा कुछ आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते। इट इज इम्पॉसिबल। एकदम सही है। चंद्रशेखर महाराज ने भी वही काम किया कि प्लांट है उसको वहीं पर अपने को जो शेप देना है दे दो, और बड़ा होने के बाद वो अपने काम आएगा, बोझ नहीं बढ़ेगा। और तपोवन में से जो रिजल्ट हम देख रहे हैं सबके सामने ही है, ये तो कहने की बात ही नहीं है। ये सेम चीज कम से कम अब सब लोग, सब जगह, सब संघ, सब सिटीज में चालू हो। इसी तरह डिजिटल जैन पाठशाला का भी सारी पाठशालाओं में, सारे संघों में मैं चाहता हूँ आप अपील करें, मेनली संघों से और संघों के टीचर से, संघ की पाठशालाओं से, कि इस डिजिटल जैन पाठशाला को आप अडॉप्ट करें। आपको अगर डाउट्स है तो आप डेमो के लिए बुलाएं, आपको आइडिया आएगा कि क्या कुछ है। बहुत बड़ी टीम इसके पीछे लगी है और वो पूरी चीज़ें एनिमेटेड करके बता रही है। आपने अगर देखा होगा एनिमेटेड रामायण आती है, एनिमेटेड महाभारत, एनिमेटेड स्वामीनारायण की मूवी है, गणेश जी की जो मूवीज आती है, हनुमान, हाँ हनुमान सबसे फेवरेट बच्चों का, छोटा भीम, डोरेमोन, ये सारा चीज क्या है तो दर्शन है, एनिमेटेड। इतना इम्पैक्ट करता है बच्चों पर। हम इसमें बहुत लेट हो चुके हैं सुनील भाई। मतलब ऐसा है कि बच्चा कुछ है तो कम से कम हम अब वो नहीं छोड़े। हम बरोबर। मैं चाहता हूँ आप प्रेरणा करें संघ से और मेनली टीचर से, पाठशालाओं से, कि जल्द से जल्द डिजिटल जैन पाठशाला.com पर आपको सारी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आप अडॉप्ट कीजिए। और जो ध्येय है, हम सबका ध्येय यही है कि बच्चों का संस्करण हो, भले वो तपोवन विद्यालय के माध्यम से हो, डिजिटल जैन पाठशाला के माध्यम से हो। नाम का तो किसी को पड़ा ही नहीं है, काम का पड़ा है। और वो काम आज करेंगे तो 20 साल बाद हमको उसका रिजल्ट मिलेगा। तो प्लीज आई वुड रिक्वेस्ट कि आप जितने भी व्यूअर्स हैं, आप उनसे रिक्वेस्ट कीजिए कि इस डिजिटल जैन पाठशाला को आप जल्द से जल्द सभी संघों में, सभी पाठशालों में अडॉप्ट करें। मेहुल भाई, मेरी जो इतनी सारी बातें आई, आप सोचो कि उस टाइम पे ये गुरुवर नहीं मिलते तो हम कहाँ होते। गुरुदेव तक पहुँचने का अगर कोई जरिया, कोई माध्यम, कोई ब्रिज है ना, उसका सिर्फ सिंगल वर्ड नाम है, वो पाठशाला है। और बहुत दुख, बहुत दर्द, बहुत वेदना से कहता हूँ कि वो पाठशाला अब वेंटिलेटर पे है। और उस टाइम पे वो पाठशाला को कुछ प्राण फूंकने का, कुछ समथिंग न्यू करने का, वो पाठशाला में बच्चों को अट्रैक्ट करने का जो प्रोग्राम है ना, उसका नाम ये डिजिटल पाठशाला है। जो तपोवन में मैंने बताया कि जो नॉनवेज स्कूलों में, जो ड्रग्स, जो ड्रिंक्स, ये सोशल मीडिया में जो
पोर्नोग्राफी, चरित्रहीनता, ये सब कुछ जो हो रहा है, जो तपोवन में बच्चा आएगा वो तो हम बहुत मेहनत करेंगे तो 4,000 बच्चे आए, बहुत, हाँ, और दूसरी 4-5 बना लेंगे तो कितने, पूरे भारत में हर सिटी में हमारे जैन बच्चे हैं। तपोवन विद्यालय वो एक माध्यम संस्कार का है, लेकिन हर जगह वो इंफ्रास्ट्रक्चर तो खड़ा नहीं होगा ना। मैं तो डिजिटल पाठशाला की जिन्होंने सोच बनाई, जो महात्मा उनके अंदर इन्वॉल्व है, जो यंगस्टर टीम इन्वॉल्व है, जो टेक्निकल टीम इन्वॉल्व है, जो इंटेलेक्चुअल टीम अंदर इन्वॉल्व है, उसको 2 हाथ जोड़ के 3 खमासणा दे के वंदन करता हूं। ये शासन, ये जैन संघ एक ही चीज से बच सकता है, अपने मॉरल, अपने संस्कार, अपने आचार, अपने विचार, अपने जैनिज्म से। और उसको अगर आज की दुनिया में हम, आपने जैसे बोला वैसे, अगर कुछ नए तरीके से डिजिटल प्लेटफॉर्म से अगर नहीं दे सके, सच्ची बोलूं, मेरे को बोलना नहीं चाहिए, लेकिन हम सब सबसे बड़े महावीर के शासन के और महावीर के अपराधी है। हमारे जैसा बदमाश दुनिया में कोई नहीं है, कोई नहीं है। और इतने तक बोलता हूं कि जो शासन हमको मिला, वो शासन हमको आगे पहुंचाना है। उसमें भी हम जो अगर कमजोर निकले तो ये शासन कहता है कि मैंने तो तेरे को चांस दिया था, लेकिन तूने आगे नहीं भेजा, भवांतर में तू मेरे पास आना मत। हम कितना बड़ा लॉस कर रहे हैं ना, आपको पता ही नहीं है। जिसकी शक्ति है, समय है, सूझ है, सत्ता है, जो कर सकता है, और वो बैठा है, देखते रहता है कि क्या अभी इसमें होगा, क्या करेंगे, और बस हम प्रोग्राम करते रहें, महोत्सव करते रहें, अनुष्ठान करते रहें और मन को मनाते रहे कि अपना शासन तो चल रहा है और पूरी नई पीढ़ी हमारे हाथ से खिसक रही है। उस टाइम पे अगर नई पीढ़ी को पूरे भारतवर्ष की, पूरे फॉरेन की, पूरे मतलब विश्व की बचानी है, तो ये डिजिटल पाठशाला चाहिए, चाहिए और चाहिए। मैं तो, आप बोलते हो रिक्वेस्ट, क्या रिक्वेस्ट करूं? जो पाठशाला के संचालक है, जो पाठशाला के टीचर्स हैं और जो संघ के ट्रस्टी हैं, उनको ये करने में दिक्कत क्या है? क्या दिक्कत है? वो पाठशाला चला ही रहे हैं, हम तो उनको पुशअप दे रहे हैं कि आपके पाठशाला में बच्चे इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, बच्चे कम हो रहे हैं। आप वो संघ में अगर डिजिटल पाठशाला इंट्रोड्यूस कर दिया तो आपके 50 बच्चे हो गए हैं, तो मैं गारंटी के साथ बोलता हूं, अगर अंदर चाह रहेगी, अंदर आपको धगस रहेगी, अंदर कुछ करने की सोच रहेगी, और सारे टीचर जुड़ जाएंगे, आपसे प्रैक्टिस लेंगे, आपसे टीचिंग लेंगे और बच्चों को वो दिखाएंगे, और हर बच्चा आने वाला है ना, दूसरे 4 जन को बोलेगा कि भाई सब कुछ छोड़, मेरे साथ डिजिटल पाठशाला चल। और वही उनकी संघ की पाठशाला जो वेंटिलेटर पे है ना, वो बिना वेंटिलेटर के 50 बच्चे से 500 बच्चे की हो जाएगी। ये डिजिटल पाठशाला पूरे विश्व की हर पाठशाला के अंदर वीक में 1 दिन जो चालू करने की आपकी सोच है, वो चालू होनी चाहिए, होनी चाहिए और होनी चाहिए। मेरे को ऐसा सुनाई दिया है कि अभी आपने, हम तो जब भी बनेंगे पहुंचेंगे 108 पे, लेकिन आप 108 संघों में कवर कर चुके हो, चालू हो सकी है, अभी आप 1008 की तरफ जा रहे हो। और मैं तो यही बोलूंगा कि 108 दिन में ये आप पिकअप कर लेना। उसमें मेरा जो सहयोग चाहिए, मेरे युवाओं का, मेरी संस्था का, वो हम होल हार्टेड देने के लिए आपको रेडी है। लास्ट में सिर्फ 3 बात बताता हूं। फर्स्ट सोसाइटी, सेकंड सोशल मीडिया और तीसरी स्कूल कल्चर। ये तीनों में क्या एटमॉस्फेयर चल रहा है, क्या कल्चर चल रहा है और क्या हम ले रहे हैं। जो सोसाइटी है हमारी आजू बाजू की, जो सोशल मीडिया है, और तीसरी जो स्कूल है, ओनली और ओनली मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड का झंडा लहराया जा रहा है। और वो मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड हमको कौन सी दुर्गति में लेके जाएगा, कौन कहाँ जाके हम भटकेंगे, ये एक छोटे से भव में हम इतने पापी, इतने हिंसक, इतने व्यभिचारी, इतने व्यसनी हो जाएंगे ये दुनिया में। उसमें अगर हमारा बच्चा बच पाएगा और मॉरल वर्ल्ड के साथ जुड़ेगा, तो सिर्फ और सिर्फ वो डिजिटल पाठशाला ही है। हम वैकेशन में जाते हैं, हॉलीडेज में, कहीं पे सी वर्ल्ड होता है,
कहीं पे मूवी वर्ल्ड होता है, कहीं पे डिज्नी वर्ल्ड होता है, कहीं पे फन वर्ल्ड होता है। तो डिजिटल पाठशाला यानी कि मॉरल वर्ल्ड है। आप अपने बच्चों को अलग अलग वर्ल्ड में एंजॉय कराते हो तो वीक में एक बार ये मॉरल वर्ल्ड का एंजॉय कराने भी भेजिए। और संघ के ट्रस्टियों को, संघ के टीचरों को, संघ के संचालकों को, पाठशाला के संचालकों को मैं हाथ जोड़ के विनंती करता हूं कि आप अपने संघ के बच्चों के भविष्य के लिए ये डिजिटल पाठशाला को ऑन द स्पॉट आपके संघ में स्टार्ट करिए। पूरी टीम ये डिजिटल टीम के पास रेडी है, आपको पूरा डायरेक्शन देगी, आपको 2 दिन के अंदर स्टार्ट करवा देगी। और टीचर से विनंती है कि आप अभी सिर्फ सूत्र कराने का काम करते हो, साथ में मॉरल भी उनको मिले, उसकी टीचिंग आप हमारे पास आइए, हम वो भी देंगे आपको डिजिटल पाठशाला के माध्यम से। मैं सबको बाय हार्ट कहता हूं कि डिजिटल पाठशाला ही अब ऐसी चीज है कि जो हजारों लाखों बच्चे तक पहुंच सकती है और उनमें अच्छा मॉरल की प्रतिष्ठा कर सकती है। सुनील भाई छेड़ा, पर्सनल चीज से मैंने शुरू किया था, फिर से पर्सनल एंड पर आता हूँ। आप घर पर कितना समय देते हैं? इतना कुछ कार्य आप कवर कर रहे हैं तो आपको फिर घर में आपका वातावरण कैसा रहता है? आप समझ गए होंगे मैं क्या पूछ रहा हूँ। नहीं, मेरा घर में वातावरण इनकी कृपा से बहुत अच्छा है। मेरी जो धर्मपत्नी है वो मेरे से ज़्यादा गुरु को, देव को, शासन को और मेन बात शासन की प्रवृत्तियों को समर्पित है। अगर मैं कहीं रुक जाऊं, मैं कहीं सो जाऊं, मैं कहीं निष्क्रिय हो जाऊं तो वहाँ से सीटी बजती है, ये नहीं चलेगा। और हर चीज में होल हार्टेड सपोर्ट हमारी धर्मपत्नी मेरे को करती है। इसीलिए इतने सारे कार्यों के अंदर मैं अपना समय भी दे सकता हूं और इतने सारे कार्य चलते हैं। और आपको तो लगेगा कि सुनील भाई तो एक कार्य करे, एक वानर है, वानर सेना तो आप हमारी देखोगे ना तो आपको लगेगा ये क्या है। हमारे पूरे बंबई के जो 400-500 युवान हैं जो सक्रिय हैं, ये इतनी सारी प्रवृत्ति की मैंने सिर्फ बात की है भाई, मैं कुछ करता नहीं हूँ। काम तो इतने सारे धाम वर्धमान संस्कार धाम के युवान करते हैं, संचालन हमारे योगेश भाई करते हैं, ये सारा सपोर्ट। और एक लास्ट में बात बताता हूँ, वर्धमान संस्कार धाम जो है ना, आपको लगेगा कि ये एक संस्था है, ये संस्था नहीं, एक संकल्प है। आपको लगेगा कि ये एक संगठन है, ये संगठन नहीं है, एक सोच है। और जो संगठन होता है और संस्था होती है ना, वो तो बहुत थोड़ा टाइम चलती है, लेकिन एक सोच और एक संकल्प, इनका संकल्प है। आप देखो कि जैन शासन मेरा है और मैं जैन शासन के लिए कुछ करके जाऊंगा। और एक सोच है कि जो क्षेत्र कमजोर है वो क्षेत्र में आप युवान काम करो। ये संकल्प और सोच की वजह से हम सारे युवान वर्धमान संस्कार धाम के काम करते हैं। स्पेशली मेरी पर्सनल लाइफ में मैं खुले दिल से, अपने हृदय से, कभी कभी लोग है ना बोलते नहीं है, लेकिन मैं तो बोलूँगा कि अगर श्राविका का, अपनी धर्मपत्नी का सपोर्ट मिले तो ही हम इतने सारे प्रसन्नता से हम काम कर सकते हैं। नहीं करते कभी कि क्या नहीं, रोक टोक करते हैं ना, वो मैं बोला ना, वो रोक टोक ये करते हैं कि आप ठंडे कैसे पड़े हो, अच्छा, आप टीवी क्यों देखते हो, आप होमवर्क क्यों नहीं कर रहे हो, आप क्यों बारगांव अभी बहुत दिन हो गया कोई प्रवास पे नहीं गए हो, उसकी रोक टोक होती है। वो आपको भेजते हैं कि काम के लिए जाओ आप। यस, जब इस तरह का घर पर वातावरण हो तब तो ये इस तरह का रिजल्ट आना एकदम नेचुरल है। एकदम नेचुरल है। सुनील भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। डिजिटल जैन पाठशाला के प्लेटफॉर्म पर आकर आपने इतना समय दिया। जो विजन पूज्य चंद्रशेखर विजय जी महाराज ने देखा था वो पूरा होते हुए धीरे धीरे हम देख रहे हैं, जिसकी शासन को भी सख्त जरूरत है। आज हम इंटरव्यू ले रहे हैं, आज हमने जो पॉडकास्ट किया है, 5 स्कूल्स बन चुकी है और 2 आपने कहा इनलाइन है। मैं ऐसी इच्छा रखता हूँ, कल का तो पता नहीं है, अगले क्षण का भी पता नहीं, लेकिन ऐसी इच्छा है कि जब 108 हो जाए तब आपका फिर से मैं इंटरव्यू लूँ और फिर से आपका सारा एक्सपीरियंस जो 5 से लेकर 108 का है वो अपना पार्ट 2 बने। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जिन शासन के
जो कार्य वर्धमान संस्कार धाम कर रही है उसमें और बढ़ोतरी हो, उसमें कोई कमी न रहे, बस यही प्रार्थना। जिन आज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहा हो तो मिच्छामि दुक्कडम। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका भी मेहुल भाई और डिजिटल पाठशाला का हृदय पूर्वक आभारी हूँ। और मेरे से भी कुछ जिनाज्ञा विरुद्ध बोला गया हो, किसी को भी दुख पहुंचा हो, तो अंतःकरण पूर्वक मिच्छामि दुक्कडम।